हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर। मैं राहुल गौतम आज आप लोगों के लेकर आया हूं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पार्ट 2 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्ति के बारे में। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे कि पूर्ति क्या होती है, कैसे पूर्ति को निर्धारित किया जाता है, फिर हम बात करेंगे एकल पूर्ति एवं बाजार पूर्ति की। उसके बाद हम चर्चा करेंगे पूर्ति के नियम के बारे में। फिर हम चर्चा करेंगे एंड में कि किस प्रकार जो पूर्ति कर्व है, जो पूर्ति वक्र है, वो उसमें बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, इसलिए बने रहिएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ और शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, पूर्ति का अर्थ। तो हमें समझना है कि पूर्ति की डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार हम पूर्ति को पूर्ति बोलेंगे, हमें समझना होगा। तो याद करो, जब हम डिमांड पढ़ रहे थे, मांग हमने जब पढ़ा था, तो हमने क्या बोला था कि मांग एक वस्तु की मात्रा है जिसको एक उपभोक्ता खरीदने के लिए तत्पर है एवं उसकी क्षमता है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। उसी प्रकार पूर्ति क्या है, पूर्ति एक किसी वस्तु की मात्रा है जिसको उत्पादक बाजार में पूर्ति करने के लिए तत्पर है। ठीक है जी। तो ये बात जो है वो हमें पूर्ति को पूर्ति बनाती है। ठीक है जी। चलो, तो किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने में दो प्रमुख घटक माने जाते हैं, वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति। मांग के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वस्तु की मांग उपभोक्ताओं के माध्यम से तथा वस्तु की पूर्ति उत्पादकों तथा विक्रेताओं के माध्यम से होती है। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु की कीमत मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र के कटाव, इंटरसेक्शन, वहां पे क्या होता है, कीमत का निर्धारण होता है, द्वारा निर्धारित होती है। मांग वक्र का ढाल सामान्यतः नीचे की ओर होता है। यदि अन्य बातें समान रहें तो कम कीमत पर वस्तु की मांग ऊंची होगी तथा अधिक कीमत पर वस्तु की मांग नीची होगी। तो ये हमने किसके बारे में जाना था, मांग के बारे में जाना था। तो पूर्ति का क्या संबंध है यहाँ पे, आइए देखते हैं। क्योंकि पूर्ति जो है, जो मांग में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट जो हैं हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, पूर्ति में पढ़ने वाले हैं। इसके विपरीत वस्तु की पूर्ति वक्र का ढाल ऊंचा होता है, अर्थात ऊंची कीमत पर विक्रेता वस्तु की अधिक मात्रा बेचना चाहेगा और नीची कीमत पर वे वस्तु की कम मात्रा बेचना चाहेंगे। एक निश्चित समय अवधि में दी हुई कीमत पर फर्म वस्तु की जिस मात्रा को बेचने के लिए इच्छुक होती है और बेचने के योग्य होती है, उस मात्रा को पूर्ति की संज्ञा दी जाती है। बात को समझिएगा। पहली बात क्या बोल रहे हैं कि जो विक्रेता है वो अधिक कीमत पर अधिक मात्रा बेचना चाहेगा। क्यों? पिछले वीडियो में जाना है कि सर उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, तो जब वो ज़्यादा प्राइसेस पे बेचना, ज़्यादा माल बेचेगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। कम प्राइसेस पे उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, इसलिए वो कम सप्लाई करना चाहेगा। पहली बात। दूसरी बात हम क्या बोल रहे हैं कि जो पूर्ति है उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि इच्छुक भी होना चाहिए, एक निश्चित समय अवधि की बात कर रहे हैं और दी हुई कीमत पर बात कर रहे हैं। मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है और उत्पादक बोल रहा है कि नहीं, मैं तो 15 रुपये पे ही सप्लाई करूंगा। तो 10 रुपये पे हो सकता है कि उसकी पूर्ति 0 हो, 15 जैसी हो सकती है, तो हो सकता है वो बोले कि मैं 10 क्वांटिटी जो है वो सप्लाई करने के लिए तैयार हूं। तो हमें क्या देखना है इसमें, एक समय अवधि है ना, समय अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो किस निश्चित समय अवधि की हम बात करेंगे। दूसरी बात कीमत की बात करेंगे। तीसरी बात वस्तु की मात्रा की बात करेंगे। चौथी बात क्या है कि उत्पादक बेचने के लिए तत्पर होना चाहिए और उसको बेचने के लिए योग्य भी होना चाहिए। अब योग्यता से क्या संबंध है, मतलब कि जो उत्पादक है क्या वह उस मात्रा को उत्पादित कर सकता है जो बाजार में मांगी जा रही है। ठीक है जी। अब बाजार में 100 क्वांटिटी मांगी जा रही है और लेकिन वो उत्पादन सिर्फ 80 की कर सकता है, तो पूर्ति हम 100 की नहीं मानेंगे, किसकी मानेंगे, 80 की, जितना कि उत्पादक जो है वो सप्लाई कर सकता है ना। तो 4 एलिमेंट जो है वो हमें देखने को मिले हैं। इन चारों एलिमेंट से हमारी पूर्ति की परिभाषा बनती है। तो पूर्ति के आवश्यक तत्व क्या है, वांछित मात्रा, आपके पास क्या होना चाहिए, उस कमोडिटी की मात्रा होनी चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, कितना बेचना चाहते हैं। बाजार में लाई गई मात्रा, निश्चित कीमत और निश्चित समय अवधि, ये 4 एलिमेंट जहां हमें देखने को मिलेंगे तब हम उसको पूर्ति बोलते हैं। ठीक है जी। जैसे हमने मांग में देखा था ना कि वस्तु की सिर्फ डिजायर या इच्छा मात्र से मांग नहीं बनती है, उस वस्तु को खरीदने की आपकी क्षमता होना महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार यहाँ भी हम क्या बोल रहे हैं, वांछित मात्रा और बाजार में लाई गई मात्रा।
देखना पड़ेगा। निश्चित कीमत और निश्चित समय अवधि तो हम मांग में भी देखते थे और उसको पूर्ति में भी हम देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है हमारा पूर्ति। तो पहला एलिमेंट क्या बोलता है, वांछित मात्रा, डिजायर्ड क्वांटिटी। इसका आशय यह है कि उत्पादक या विक्रेता कितनी मात्रा बेचने के लिए इच्छुक है, ना कि वास्तव में उसके द्वारा बेची जाने वाली मात्रा। कितना इच्छुक है बेचने के लिए, यह बात ध्यान रखिएगा। बाजार में लाई गई मात्रा, वस्तु का संपूर्ण स्टॉक पूर्ति नहीं कहलाता है, क्योंकि मेरे पास बन के रखा है 1000, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं अभी मैं सिर्फ 100 क्वांटिटी ही सप्लाई करूंगा, तो ये पूर्ति माना जाएगा। ये 900 मैंने क्या करके रखा है स्टॉक, क्योंकि अभी हो सकता है कि कीमतें कम इसलिए नहीं बेचना चाहता हूं, मुझे मालूम है कि भविष्य में कीमतें बढ़ जाएंगी, तो मैं अपना स्टॉक जो है वो रिलीज करूंगा बाजार में। ठीक बात है जी। तो वस्तु का संपूर्ण स्टॉक पूर्ति नहीं कहलाता है, केवल वह मात्रा पूर्ति कहलाती है जो बाजार में बेचने के लिए लाई गई है। निश्चित कीमत, पूर्ति सदैव निश्चित कीमत के संदर्भ में व्यक्त होती है। यदि कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो पूर्ति की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सप्लायर ज़्यादा प्राइसेस पे ज़्यादा कमोडिटी सप्लाई करना चाहेगा। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जब वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो 1 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं हम, जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ के 2 हो जाती है तो 2 क्वांटिटी हम सप्लाई कर रहे हैं, और 3 होती है। लाइकवाइज क्या देखने को मिल रहा है हमें कि वस्तु की जब कीमत बढ़ती जा रही है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ते जा रही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो व्यापारी है, जो उत्पादक है, वो क्या चाहेगा, लाभ अधिकतमीकरण, है ना, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। चौथी बात है निश्चित समयावधि। पूर्ति का संबंध एक निश्चित समयावधि से होता है, अर्थात 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 माह या 1 वर्ष हो सकता है। बात ठीक है जी, है ना। तो उसके लिए निश्चित पीरियड होना चाहिए। आज क्या पूर्ति जरूरी नहीं वो कल ही पूर्ति रहे, है ना। कल की पूर्ति बदल सकती है, 1 महीने बाद की पूर्ति बदल सकती है, या 1 साल बाद की पूर्ति भी बदल सकती है। ठीक बात है जी। स्टॉक तथा पूर्ति में अंतर, डिफरेंस कर लीजिए स्टॉक एंड सप्लाई में, है ना। ये कंफ्यूजन का पॉइंट है, इसलिए हम इसको डिफरेंस कर रहे हैं कि कई बार क्या होता है, उत्पादक ने इतना माल बना लिया, हम उसी को क्या समझ लेते हैं, उत्पादक ने इतना माल बना लिया उसी को हम क्या समझ लेते हैं, पूर्ति। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्ति मतलब मैं कितना माल बेचना चाहता हूँ, किस कीमत पे बेचना चाहता हूँ, किस समय में बेचना चाहता हूँ, और कितनी मात्रा में बेचना चाहता हूँ। ये 4 बातें मिलके पूर्ति को पूर्ति बनाती हैं। बात को समझिए ध्यान से, ठीक है जी। चलो, अंतर का आधार पहला है अर्थ। एक निश्चित समय पर फर्म के पास उपलब्ध वस्तु की कुल मात्रा स्टॉक कहलाती है ना। आपके पास कितना माल अवेलेबल है जो आपने प्रोडक्शन करके रखा है, वो आपके लिए स्टॉक है। स्टॉक में से कितना माल जो है वो आप बेचना चाहते हैं, वो पूर्ति है। स्टॉक का वह भाग जो पूर्ति होता है, जो उत्पादक बाजार में बेचने के लिए लाता है, उसको हम पूर्ति बोल रहे हैं। इसी का हिस्सा पूर्ति है। स्टॉक कभी भी पूर्ति से कम नहीं होता है ना। ये मात्रा की बात कर रहे हैं, और क्योंकि पूर्ति जो स्टॉक से ही आई है तो पूर्ति कभी भी स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती है। मैक्सिमम पूर्ति कहां तक हो सकती है, स्टॉक के बराबर हो सकती है। जितना बनाया उतना पूरा बेचने के लिए तैयार, जितना माल मेरे पास पड़ा उतना पूरा बेचने के लिए तैयार हूं, तो पूर्ति हो जाएगी, इसलिए बोल रहे हैं। फिर क्या है, कीमत में परिवर्तन का प्रभाव। तो यदि बाजार में कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो इसमें स्टॉक की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। यदि बाजार में कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो पूर्ति के लिए विक्रय में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा प्राइस मिलेगी तो ज़्यादा माल बेचना स्टार्ट कर दूंगा, कम प्राइस मिलेगी तो कम माल बेचना स्टार्ट कर दूंगा। समय, स्टॉक का संबंध समय विशेष से रहता है, क्योंकि स्टॉक हम जब देखते हैं तो उसके लिए टाइम देखना पड़ेगा कि किस समय की बात कर रहे हो। आप बात कर रहे हो कि सर 30 जून को क्या स्टॉक है, ठीक बात है जी। आप वहीं पे पूछ सकते हो कि 10 जुलाई को क्या स्टॉक है, दोनों में परिवर्तन हो सकता है। इवन आप बोलो 30 जून से 2 जुलाई में भी जाओगे तो भी स्टॉक में आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है ना। तो विशेष संबंध होता लिख रहे हैं, पूर्ति का संबंध विशेष समय अवधि से होता है ना। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, पूर्ति में पीरियड की बात करते हैं, और इसमें हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। मतलब कि हम ऐसे बात करेंगे कि जून के महीने में जो है वो क्या पूर्ति रही, क्या हमारी सप्लाई रही। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि टाइम डायमेंशन है, ड्यूरिंग दी जून लिख रहे हैं हम, यहाँ पे ड्यूरिंग दी जून लिख रहे हैं, तो टाइम डायमेंशन इज देयर, है ना। और यहाँ पे टाइम डायमेंशन नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, फंडामेंटल डिफरेंस थे स्टॉक एवं पूर्ति के बीच में। अब हम आते हैं व्यक्तिगत पूर्ति। तो पूर्ति जो है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि पूर्ति जो है वो 2 भागों में वर्गीकृत हो सकती है। एक होती है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत या एकल, है ना,
क्या होती है? व्यक्तिगत पूर्ति। और दूसरी पूर्ति होती है हमारी वो बाजार पूर्ति। तो डिफरेंस दोनों में अभी के अभी समझ में आ जाएगा। अब व्यक्तिगत मतलब हम किसी एक फर्म की बात कर रहे हैं, एक फर्म के द्वारा बेचे जाने वाला माल। और इधर क्या है बाजार पूर्ति में? समस्त फर्मों के द्वारा, समस्त फर्मों के द्वारा बेचे जाने वाला माल। ठीक बात है जी, समस्त फर्म कितना माल बेच सकती हैं, है ना। और हम बात कर रहे हैं दोनों ही केस में किसी एक वस्तु के बारे में, ठीक है जी, बहुत सारी वस्तु के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी। बात को एकदम क्लियर होना चाहिए। पूर्ति का मतलब हमेशा एक वस्तु से होता है, मतलब हम एक वस्तु की मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। अब 4 वस्तुएं हैं तो नहीं, वो एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट बनेगा, है ना, एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट बनेगा, जहां पे हम बात करेंगे समग्र आपूर्ति, वहां पे देखी जाएगी। यहां पे हम सिंपल सी बात कर रहे हैं बाजार, मतलब कि जितने भी बाजार में उत्पादक हैं उन सबके द्वारा जितना भी माल बेचना जाया जा सकता है उसकी कल्पना कर रहे हैं, तो वो क्या है? बाजार आपूर्ति। और एक व्यक्तिगत फर्म बाजार में कितना माल बेच सकती है, तो वो क्या है? व्यक्तिगत पूर्ति। तो इसलिए क्या लिख रहे हैं हम? व्यक्तिगत पूर्ति का आशय वस्तु की उस मात्रा से होता है जो एक व्यक्तिगत फर्म बाजार में विशेष अवधि में विशेष कीमत पर बेचने के लिए प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक तथा योग्य है, उसको क्या बोल रहे हैं हम? व्यक्तिगत पूर्ति। अब पूर्ति की जो परिभाषा थी उसमें हम सबने क्या कर दिया? सिर्फ एक बात हमने ऐड कर दी, क्या? कि व्यक्तिगत फर्म के द्वारा बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध है। ये वाली हमने सिर्फ बात ऐड कर दी है जो पूर्ति की परिभाषा थी, तो हमारी व्यक्तिगत पूर्ति की परिभाषा बनके तैयार हो जाती है। डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और याद भी हो जाना चाहिए। अब बाजार आपूर्ति की बात करेंगे तो बाजार आपूर्ति का असर वस्तु की उस मात्रा से है जो सभी फर्मों, सिर्फ यहां पे क्या फर्क किया मैंने? व्यक्तिगत फर्म की जगह सभी फर्में लिख दिया, बाजार में एक विशेष समय अवधि में विशेष कीमत पर बेचने के लिए प्रस्तुत करने के लिए योग्य तथा इच्छुक हैं। देखो, योग्यता और इच्छुक और प्रस्तुतिकरण और समय, विशेष समय अवधि और विशेष कीमत, ये तो हर जगह आ रहा है सर। सिर्फ डिफरेंस कहां जा रहा है? पूर्ति की परिभाषा में हम सिर्फ क्या लिखते हैं? पूर्ति का आशय वस्तु की उस मात्रा से है जो बाजार में एक विशेष अवधि में विशेष कीमत पर बेचने के लिए प्रस्तुत करने के लिए योग्य तथा इच्छुक हैं। वहीं पे हम बात करते हैं जब व्यक्तिगत की, तो यहाँ पे व्यक्तिगत फर्म कर देते हैं, और जब हम बाजार की बात करते हैं तो यहाँ पे सभी फर्में लिख देते हैं। तो ये हो जाती है हमारी क्या? बाजार पूर्ति। अब बाजार पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व, बाजार पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व मतलब क्या है सर? बात ऐसी है कि आप बताइए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण बाजार में आपूर्ति या तो पूर्ति या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? तो बताइए कौन सी बात? सर पहली बात तो वस्तु की कीमत, यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, वस्तु की कीमत कम होगी तो पूर्ति कम हो जाएगी, क्योंकि उत्पादक प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है। प्रॉफिट कब ज्यादा होगा उसको? जब वो ज्यादा कीमतों पे माल सप्लाई करेगा तो उसका प्रॉफिट होगा, और कम कीमतों पे यदि वो प्रॉफिट कम कीमतों पे अगर वो पूर्ति ज्यादा करेगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। बात क्लियर है जी? चलो, तो बाजार पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व, पहली बात वस्तु की कीमत, अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे, इंतजार कीजिए। अन्य वस्तुओं की कीमतें, उत्पादन के साधनों की कीमतें, टेक्नोलॉजी संबंधी परिवर्तन, सरकारी नीति, फर्म के उद्देश्य। और कौन से हैं? उद्योग में फर्मों की संख्या, भविष्य में कीमत के बढ़ने तथा घटने की आशा, और अधोसंरचनात्मक विकास। तो बात को समझिए, ये बातें आप ये भी बोल सकते हो कि व्यक्तिगत आपूर्ति को, व्यक्तिगत पूर्ति को निर्धारित करती हैं, जबकि दिस प्लस दिस, ये 4 बातें और ऐड कर दो तो दोनों मिला के क्या करती हैं? बाजार आपूर्ति को निर्धारित करती हैं। व्यक्तिगत आपूर्ति में सिर्फ ये 6 बातें आएंगी, और जब हम बाजार आपूर्ति की बात करेंगे तो 6 + 4 10 बातें जो हैं बाजार पूर्ति को निर्धारित करेंगी। ठीक बात है जी? चलो अब हम जरा देख लेते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ऐसा क्यों होगा, कैसे निर्धारण होगा। चलिए जी, जिन तत्वों के कारण बाजार में एक वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है उन्हें पूर्ति के निर्धारक तत्व कहते हैं। अर्थात एक निर्धारक तत्व में परिवर्तन होने से वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाता है। बाजार पूर्ति के निर्धारक तत्व जो हैं वो निम्न प्रकार हैं। आप एक बात याद रखिएगा कि फर्स्ट 6 जो हैं वो किसके हैं? व्यक्तिगत के,
और पूरे के पूरे 10 जो हैं वो किसके हैं, बाजार पूर्ति के। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम बाजार पूर्ति के पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम व्यक्तिगत पूर्ति के निर्धारक तत्व भी यहां पे एक साथ पढ़ रहे हैं। बात क्लियर है? चलिए जी, तो पहला क्या लिख रहे हैं, वस्तु की कीमत। तो इसको हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि वस्तु की कीमत यदि बढ़ती है तो जो उत्पादक है वो वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी बढ़ा देता है। यदि ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है तो प्राइस बढ़ेगी तो वो क्वांटिटी भी बढ़ा देगा। क्यों? सिंपल सी बात है सर, कल आपने बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था, टीआरटीसी अप्रोच से देखा था कि टोटल रेवेन्यू और जो टीसी का जितना बड़ा गैप होगा सर उतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो टीआर कहाँ से बनता है, प्राइस से बनता है। अब किसी वस्तु की लागत यदि 1 रुपये है और उसको अगर मैं 5 रुपये बेचूंगा तो 4 रुपये का फायदा होगा, अगर मैं 4 रुपये बेचूंगा तो 3 रुपये का फायदा होगा। बताइए 4 रुपये बेचना चाहोगे कि 5 रुपये पे? सर 5 रुपये पे बेचना चाहेंगे। इसलिए तो हम क्या बोल रहे हैं कि अधिक कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा की सप्लाई जो है वो आपूर्तिकर्ता करने के लिए उत्सुक होता है। यह सबसे प्रमुख तथा महत्वपूर्ण तत्व है, किसी वस्तु की पूर्ति का निर्धारण करता है। सामान्यतः वस्तु की कीमत तथा उसकी पूर्ति के बीच प्रत्यक्ष सहसंबंध है, डायरेक्ट कोरिलेशन है ना। डायरेक्ट कोरिलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। जब कीमत बढ़ जाती है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है, इसके विपरीत जब कीमत कम हो जाती है तो पूर्ति भी कम हो जाती है। तो कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप यहां पे हमें देखने को मिलता है। याद कीजिएगा, मांग में हमने क्या पढ़ा था कि यहां पे इनवर्स रिलेशन होता है, मांग और कीमत में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि वहां पे मांग कौन करता है? उपभोक्ता कम पैसे में ज्यादा वस्तुएं खरीदना चाहेगा, लेकिन उत्पादक कम पैसे में कम वस्तुएं देना चाहेगा, ज्यादा पैसे में ज्यादा वस्तुएं देना चाहेगा, है ना। तो वहां पे इनवर्स रिलेशनशिप था मांग में, और यहां पे कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। किस किस के बीच में? वस्तु की पूर्ति में एवं वस्तु की कीमत में। कैसा संबंध है? डायरेक्ट संबंध। चलिए जी, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, अन्य वस्तुओं की कीमतें। अच्छा, ये वाला भी खत्म कर लेते हैं। कीमत के बढ़ जाने से विक्रेता को अधिक लाभ होगा और इसी कारण वह बेचने के लिए एक वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत करेगा। अन्य सभी निर्धारक तत्वों के पूर्ति के निर्धारण के अन्य बातों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है जी। अन्य वस्तुओं की कीमत। अब देखो, वस्तुओं क्या है? अन्य वस्तुएं। अन्य वस्तुओं से मतलब क्या है कि सर हम जिस वस्तु की सप्लाई कर रहे हैं उस वस्तु को छोड़ के अन्य वस्तुओं की बात करते हैं हम। उदाहरण के लिए यदि हम अभी चाय बेच रहे हैं, ठीक है जी, हम क्या कर रहे हैं? अभी चाय बेच रहे हैं। अब बात करते हैं हम गन्ने का रस। गन्ने का रस चाय के लिए क्या हो गई? अन्य वस्तु हो गई। फिर भी आपको ये कहीं ना कहीं कोरिलेशन लग रहा होता है। चलो ऐसी बात करते हैं, अभी हम चाय बेच रहे थे, अब हम बात करते हैं कि हम अब पेन बेचेंगे। ठीक बात है जी, चलो पेन बेच लो। चलो ये भी गलत लग रहा है आपको तो मोबाइल बेच लो। एक काम करो, ये सब क्या है? अन्य। ये वाला जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, ये सब क्या है? अन्य वस्तुएं। अब हम बात क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं चाय की सप्लाई की। लेकिन चाय की सप्लाई जो है वो अन्य वस्तुओं पर भी निर्भर करेगी। क्यों और कैसे? बात समझिएगा। पहले पढ़ लें क्या है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। इसी कारण से किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी निर्भर करती है। अन्य वस्तुओं की कीमतें जब बढ़ जाती हैं तो उनके विक्रेताओं को दी गई वस्तु के विक्रेताओं की तुलना में अधिक लाभ होने लगता है। परिणाम स्वरूप फर्म अपने दुर्लभ संसाधनों को दी हुई वस्तु के उत्पादन से हटाकर अन्य वस्तुओं के उत्पादन में ले जाते हैं जिनकी कीमतें ऊंची होती हैं। अब बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, कि सर चाय बना रहे थे, अभी हम चाय का बिजनेस कर रहे थे, लेकिन चाय की जगह हमने देखा कि गन्ने की रस की कॉस्टिंग 10 रुपये आती है, लेकिन बाजार में 100 रुपये में बिकने लगा। तो अब ये जो चाय बेचने वाला आदमी क्या सोचेगा कि मैं एक काम करता हूँ, चाय का बिजनेस बंद कर देता हूँ, क्या करूँगा? गन्ने का बिजनेस खोल लेता हूँ, गन्ने की रस का बिजनेस खोल लेता हूँ, जिससे मुझे क्या होगा? प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। तो उसने क्या किया? अपने संसाधनों को चाय ना बेचते हुए गन्ने का रस बेचने में लगा देगा। इसलिए क्या होगा? चाय की जो आपूर्ति है, जो चाय की पूर्ति है बाजार में, वो कम हो जाएगी। उसी प्रकार यदि अन्य वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं तो जो अन्य वस्तुएं बेच रहे हैं वो लोग वो वस्तुओं की कमी कर देंगे, उनका प्रोडक्शन कम कर देंगे, उनको बेचना कम कर देंगे, चाय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा मानना है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि अन्य वस्तुओं की कीमतें यदि बढ़ती हैं तो हमारे गिवन गुड्स की जो आपूर्ति है वो
कम हो जाती है। और जब अन्य वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं तो गिवन गुड्स की जो आपूर्ति है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे हमें कैसा संबंध देखने को मिल रहा है? इनवर्स, विपरीत संबंध देखने को मिल रहा है अन्य वस्तुओं की कीमत में एवं अन्य वस्तुओं की कीमत में एवं दी हुई वस्तु की पूर्ति में। कैसा संबंध देखने को मिल रहा है? विपरीत। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? इनपुट, उत्पादन के साधनों की कीमत, प्राइसेस ऑफ द इनपुट। अब बात को समझिएगा, चाय 10 रुपए में बेच रहा हूं और उसको बनाने की लागत जो है वो 6 रुपए आ रही है। अभी मेरा प्रॉफिट मार्जिन 4 रुपए का है। अब ये अगर ये 6 रुपए से बढ़ के मेरी इनपुट लागत जो है बढ़ के 7 हो जाए तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन 3 रुपए का बचेगा। यहाँ पे मैं 4 रुपए कमा रहा था, कीमत कांस्टेंट है, अभी इनपुट की लागत बढ़ गई तो मैं अभी कितने रुपए कमा रहा हूं? 3 रुपए। अब इसके अपोजिट एक केस ये भी हो सकता है कि उत्पादन के जो साधन है उनकी कीमत कम होकर 5 हो गई, अब मेरा मार्जिन कितना हो गया? 5। तो बताइए कौन से पॉइंट पे? ये मेरा ओरिजिनल पॉइंट है। यहां पे मान लेता हूं मैं 10 चाय बेचता था, तो यहां पे कितनी बेचूंगा? सर यहाँ प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया तो मैं यहाँ पे 8 चाय बेचना चाहूंगा। सर यहाँ प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया तो मैं यहाँ पे 12 चाय बेचना चाहूंगा। तो सिंपल सी बात क्या है कि यदि उत्पादन के साधन की लागत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी, और यदि उत्पादन के लागतों की कीमत जो है, उत्पादन के जो साधन है उनकी कीमत जो है, उनकी जो लागत है, यदि वो कम होती है तो हमारी दी हुई वस्तु की पूर्ति जो है वो बढ़ जाती है। बात ठीक है जी? चलो एक बार पढ़ने क्या लिखा है? उत्पादन के साधनों की कीमत में जब वृद्धि होती है, ऐसी दशा में उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाती है, इससे लाभार्जन घट जाता है। परिणाम स्वरूप विक्रेता वस्तु की पूर्ति कम कर देता है। दूसरी ओर जब उत्पादन के साधनों की कीमत घट जाती है तो साधनों की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उत्पादन की लागत घट जाती है और इस कारण वह लाभ मार्जिन बढ़ जाता है। ये उदाहरण आपके सामने है। ठीक है जी? इसके बाद क्या आ रहा है मेरे पास सीक्वेंस में? नेक्स्ट आइटम आ रहा है टेक्नोलॉजी संबंधी परिवर्तन। तो बहुत सिंपल सी बात है, यदि मेरे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिसके कारण मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाए तो मैं क्या करूंगा? बाजार में पूर्ति बढ़ा दूंगा। और यदि मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी का डिग्रेडेशन हो जाए या कोई तकनीक काम करना बंद कर दे या तकनीक की उपलब्धता खत्म हो जाए तो मेरी आपूर्ति कम हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए, टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन से संबंध है ना, और आपूर्ति में प्रोडक्शन से क्या मतलब? अरे लिखी थी ना बात, योग्यता, योग्य होना चाहिए उस माल को बेचने के लिए जितना आप बोल रहे हो। बोल तो दिया आपने 100 बेच दूंगा, बनाने के बाद ये 10 ही नहीं बना पा रहे हो। तो टेक्नोलॉजी तो आपको मदद करती है ना प्रोडक्शन करने में, इसलिए हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा तो आपूर्ति बढ़ेगी, और टेक्नोलॉजी का डिग्रेडेशन अगर है तो आपूर्ति की मात्रा कम हो जाएगी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। टेक्नोलॉजी संबंधी परिवर्तनों का वस्तु की पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। यदि टेक्नोलॉजी का विकास होता है तो उत्पादन लागत घट जाती है, जिससे लाभ का मार्जिन बढ़ जाता है, और उसके कारण क्या करेगा? उत्पादक जो है वो अपनी वस्तु की आपूर्ति की मात्रा को बढ़ा देगा। ऐसी दशा में विक्रेता पूर्ति बढ़ाने के लिए प्रेरित होता है। पुरानी तथा परंपरागत टेक्नोलॉजी अपनाने से उत्पादन लागत बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप पूर्ति में कमी आ जाती है। ठीक है जी? चलो फिर क्या लिखा है? गवर्नमेंट पॉलिसी। बहुत आसान बात है सर, गवर्नमेंट पॉलिसी। अरे सिंपल से ले लीजिए, सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर मतलब कि जीएसटी जो है वो बढ़ा दिया। किस पे बढ़ा दिया? मान लो चाय को एग्जांपल ले लो यार, चाय पे क्या कर लिया उन्होंने? जीएसटी बढ़ा दिया या जीएसटी के दायरे में ला दिया चाय को, जो कि अभी नहीं है। तो क्या करेंगे? लागत बढ़ गई, उपभोक्ता भी कीमत बढ़ जाएगी, तो हो सकता है खरीदने के लिए इंटरेस्टेड ना हो। उसी प्रकार यदि ऑलरेडी इस पे टैक्स लगता था, अभी क्या बोला? टैक्स नहीं लगेगा, तो कॉस्टिंग कम हो गई। एक उदाहरण हो गया। और भी उदाहरण हो सकते हैं जहां पे सरकार चाहती है कि कुछ किन्हीं पर्टिकुलर वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रमोट किया जाए, तो सरकारी असिस्टेंस, सरकारी सहायता भी आपको मिलती है। उस समय क्या होगी? आपूर्ति बढ़ जाएगी। और कई बार सरकार कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं को कम करना चाहती, बोलती नहीं इनको नहीं बेचना है आपको, तो सरकार वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, तो आपूर्ति स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। विद्यमान करों की दरों बढ़ जाने पर नए कर लगा देने पर वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि लाभ का मार्जिन घट जाता है। दूसरी ओर करों में रियायत या सहायता प्राप्त होने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि इससे लाभ का मार्जिन बढ़ जाता है।
क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल एकदम सिंपल। देखो पूर्ति कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है तो पूर्ति बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है तो पूर्ति कम हो रही है। बस सिंपल सा लॉजिक है। सारे पॉइंट्स को एनालाइज कर लो, आपको एक ही बात मिलेगी कि सर जहां पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है वहां पे पूर्ति बढ़ रही है, जहां पे प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है वहां पे पूर्ति कम हो रही है। बात ध्यान रखिएगा। फिर क्या है? फर्म के उद्देश्य क्या है? जब किसी वस्तु की ऊंची लाभ पर पूर्ति की जाती है तो इससे पूर्तिकर्ता का अधिकतम लाभ कमाने का उद्देश्य पूरा हो जाता है ना। फर्म का उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना। प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। निजी क्षेत्र किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, पुराने लेक्चर्स याद है ना, वीडियो जहां पे हमने बात की थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या बोलती है? एकमात्र उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, एन कैन प्रकारेण। तो फर्म का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, तो फर्म आपूर्ति ज्यादा करेगी ज्यादा कीमतों पे और कम कीमतों पे कम करेगी। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि फर्म का उद्देश्य शुरुआती दौर में, बिजनेस जब एस्टैब्लिश होता है तो शुरुआती दौर में उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उसका उद्देश्य होता मार्केट पेनिट्रेशन, मतलब कि मार्केट को पकड़ना चाहते हैं, अपनी फर्म को मार्केट में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसका हमारे पास उदाहरण है रिलायंस जियो। 2016 में जब आया तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना सिम कार्ड बेचा और साथ ही साथ रिचार्ज भी क्या बोला कि सब फ्री है भैया, डेटा भी फ्री है, मोबाइल कॉलिंग भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो उस टाइम पे उन्होंने कम प्राइस पे भी सप्लाई किया। आप बोलोगे अभी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता कि सर कम प्राइसेस थी, जीरो प्राइसेस थी, फिर भी जियो ने अपनी सप्लाई को नेक्स्ट लेवल रखा, क्योंकि उस टाइम पे उनका उद्देश्य, फर्म का उद्देश्य क्या था कि मार्केट को एक्वायर करना था, कंज्यूमर को एक्विजिशन करना था। कंज्यूमर एक्विजिशन आसान बात नहीं है। क्यों वो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जितने भी उस टाइम पे टेलीकॉम कंपनी थी, छोड़ के क्यों जाएंगे जियो में? तो आपको एक छोटा सा लालच दिया गया, बेटा आओ फ्री में डेटा, फ्री में सिम, सब कुछ फ्री में। तो आपने क्या किया? इमीडिएटली शिफ्ट कर लिया। आज रिलायंस के पास 50% कौन? जो कंज्यूमर हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के, फिर रिलायंस के पास है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेटजी। तो कई बार फर्म के ऑब्जेक्टिव अगर ऐसे कुछ प्रकार हैं तो कम कीमतों पर भी ज्यादा सप्लाई हो सकती है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि फर्म के जो उद्देश्य हैं वो पूर्ति को निर्धारित करने में सहायक होते हैं, वो पूर्ति को निर्धारित करते हैं। बात क्लियर है जी? चलो भैया, क्या लिखा है? कुछ फर्मों का उद्देश्य विस्तृत बाजार का हथियाना भी होता है ताकि उनकी स्थिति एवं प्रतिष्ठा में प्रगति हो सके। ऐसी फर्में अधिक पूर्ति करने की इच्छुक होती हैं और वे पूर्ति की कीमत अधिकतम लाभ करने के लिए निर्धारित नहीं करती, अर्थात कम लाभ पर भी पूर्ति करने को तैयार हो जाती हैं। ये 6 की 6 बातें जो हैं वो आप व्यक्तिगत पूर्ति के निर्धारक तत्वों में भी लिख सकते हो, है ना। और बाजार में तो लिखना ही लिखना है ये 6। अब 7 भी, ये तो बाजार के लिए, स्पेसिफिकली बाजार के लिए। उद्योग में फर्मों की संख्या। अब देखो कैसे, जब उद्योग में फर्म की संख्या बढ़ जाती है तो बाजार पूर्ति भी बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि बड़ी संख्या में उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करने लगते हैं। दूसरी ओर उद्योग में जब फर्मों की संख्या घट जाती है तो बाजार पूर्ति में कमी होने लग जाती है। तो कई बार मार्केट में ट्रेंड ऐसा होता है कि कीमत बढ़ गई है, कोई और कारण हो गया और कुछ उनके पास काम नहीं बचा। या कोविड पैंडेमिक में हमने क्या देखा कि हमारे पास सैनिटाइजर, मास्क और जो पीपीई किट्स की हम बात कर रहे थे, इनका हमारे पास प्रोडक्शन ही नहीं था। ये सप्लाई हमारे पास बहुत कम हुआ करती थी। सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री को मालूम था कि ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन जैसे कोविड आया, पैंडेमिक आया, तो हमने क्या सीखा कि हमारी फर्मों ने जो फर्म सैनिटाइजर, मास्क या पीपी किट्स नहीं बनाती थी वो भी बनाने लग गई। तो इससे हुआ क्या था? मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई थी तो मार्केट में पूर्ति बढ़ गई थी। उसी प्रकार जो हमारे अन्य वस्तुएं थी अदर देन दीज 3, उनकी आपूर्ति की मात्रा कम हो गई थी क्योंकि उन्होंने अपने रिसोर्सेस यहां शिफ्ट कर दिए थे। तो कई बार बाजार में अचानक ऐसा होता है कि उद्योगों में है फर्म की जो मात्रा है वो प्लस माइनस होती है। तो जिस उद्योग की तरफ लोग जाते हैं, शिफ्ट करते हैं अपने संसाधन, वहां आपूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है और जहां से छोड़ के आते हैं वहां आपूर्ति की मात्रा कम हो जाती है। बात ठीक है जी? चलिए, भविष्य में कीमत बढ़ने घटने की आशा। तो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कंज्यूमर सोचता है, मैं सोचता हूं, आप सोचते हैं कि चलो भैया सेल लगने वाली, आने वाले समय में अभी ये सामान को नहीं खरीदते, हम सेल में खरीदें क्योंकि वहां पे हमें सस्ता मिलेगा। उसी प्रकार एक फर्म क्या सोचती है कि सर रुक जाओ, अभी नहीं बेचूंगा माल, भविष्य में आने वाले समय में क्या होगी, मेरी सेल बढ़ेगी, मतलब कि कीमतें बढ़ेंगी, तो मैं क्या करूंगा, आपूर्ति बढ़ाऊंगा। आज यदि कीमतें कम है या भविष्य में आने वाले समय में कीमतें और कम होने चाहती हैं तो आज मैं आपूर्ति अधिक कर दूंगा क्योंकि भविष्य में कीमतें कम होने वाली हैं। उसी प्रकार यदि भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है, उत्पादक को मालूम है, तो आज आपूर्ति कम रखेगा, आने वाले समय में आपूर्ति को बढ़ाएगा। तो जब विक्रेता को यह आशा हो कि भविष्य में कीमत बढ़ सकती
होती है तो वर्तमान बाजार पूर्ति घट जाती है ताकि भविष्य में अधिक आकर्षक कीमत पर पूर्ति में वृद्धि की जा सके। जब विक्रेता को यह आशा हो तो भविष्य में कीमत घट सकती है तो विद्यमान पूर्ति में वृद्धि कर देते हैं ताकि भविष्य में होने वाली हानि से बच सकें। तो यहां पे कैसा संबंध हमें देखने को मिल रहा है कि सर यदि भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है तो आज आपूर्ति कम हो जाएगी, और यदि भविष्य में कीमतें कम होने वाली हैं तो आज आपूर्ति अधिक हो जाएगी। मतलब कैसा संबंध है? विपरीत संबंध हमें देखने को मिलता है वस्तु की आपूर्ति की मात्रा में एवं वस्तु के कीमत में भविष्य में होने वाले परिवर्तन, दो फैक्टर में आपस में विपरीत संबंध देखने को मिलता है। फिर है अधोसंरचनात्मक विकास। मतलब कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है? क्या आपके पास कनेक्टिविटी है, मतलब आपके पास रोड है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं ठीक है, आपके पास कम्युनिकेशन है, तो आपकी जो आपूर्ति है वो अधिक हो सकती है। यदि आपके पास अच्छा इंफ्रा नहीं है, रोडवेज नहीं है, रेलवेज नहीं है, आपके पास लैंड एयरवेज नहीं है, आपके पास वाटरवेज नहीं है, अगर ये यातायात के साधन आपके पास बहुत बढ़िया है तो आपका आपूर्ति अधिक होगा। यदि यातायात के साधन ठीक नहीं है तो आपके पास आपूर्ति नहीं है। याद करो कम्युनिकेशन जब अच्छा नहीं होता था, आज की जो इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है, पिछले 10 साल अगर 15 साल 20 साल पुरानी बात करोगे तो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होती थी, तो आपूर्ति बाजार में कम थी। आज ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, बाजार में उत्पादक भी बढ़ गए हैं और आपूर्ति भी बढ़ गई है, क्योंकि अब आपको किसी भी सामान को खरीदने के लिए किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं होती। आप घर पर बैठे मोबाइल से ऑर्डर करके उस सामान को अपने पास बुला सकते हैं। कम्युनिकेशन का इंफ्रा बहुत अच्छा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया है, तो आपूर्ति बढ़ेगी। यहीं पे यदि ये कम्युनिकेशन ठप हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाए, बाजार में ऑटोमेटिकली आपूर्ति की कमी हो जाएगी। बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत फंडामेंटल चीजें हैं यहाँ पर। जब पर्याप्त एवं उचित अधोसंरचनात्मक विकास होता है, जैसे परिवहन एवं संचार के उन्नत साधन आदि, तो वांछित मात्रा में वस्तु की पूर्ति बनाए रखने में सहायता मिलती है, और यदि ये नहीं होते हैं तो हम नहीं बना सकते हैं। ठीक बात है जी। अब आता है हमारे पास क्या, ये सारे फंक्शंस हमने यहाँ पर कवर कर लिए। 9 निर्धारक तत्व थे पूर्ति के, वो हमने कवर कर लिए। अब हमारे पास नया टॉपिक क्या आता है? सप्लाई फंक्शन। क्या आता है? सप्लाई फंक्शन। तो बेसिकली ये फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच में? फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच में सर? पूर्ति एवं पूर्ति के निर्धारक तत्वों के बीच में। तो पूर्ति हमने पढ़ा, यदि हमें किसी वस्तु की पूर्ति निकालना है, मतलब सप्लाई निकालना है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स विल डिपेंड्स ऑन द फंक्शन एफ। यहाँ पे फंक्शन आ गया, ब्रैकेट में हमने क्या कर दिए? निर्धारक तत्व लिख दिए। तो निर्धारक तत्व क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ये क्या था? प्राइस ऑफ इनपुट, और ये क्या था? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये था स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये था सोशल फैक्टर में था, और ये था हमारे पास चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक बात है जी। तो 1 2 3 4 5 6, जो शुरू के 6 थे वो किसके थे? व्यक्तिगत के। जो शुरू के 6 थे वो किसके थे? व्यक्तिगत आपूर्ति के। तो हमने क्या लिखा? व्यक्तिगत पूर्तिकार इस प्रकार बन सकता है। जब बाजार आपूर्तिकार की बात करोगे तो मैं 3 और यहाँ पे प्लस कर दूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा? बाजार आपूर्तिकार। चलो परिभाषा देखेंगे। परिभाषा फिर से हमेशा देखो, पूर्ति जो चैप्टर है ना पूरा इसी प्रकार पढ़ने वाले हैं कि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसको 2 भागों में बांट देंगे, एक व्यक्तिगत देखेंगे, दूसरा हम बाजार देखेंगे। ठीक बात है जी। चलो, तो पूर्ति के उपयुक्त निर्धारक तत्वों को इकट्ठा करने, उनमें कार्यात्मक रूप से संबंध स्थापित करते हैं तो पूर्ति कार्य कहते हैं। अन्य शब्दों में वस्तु विशेष की पूर्ति की मात्रा तथा उससे प्रभावित करने वाले घटकों या तत्वों के बीच कार्यात्मक संबंध ही पूर्ति कार्य होता है। फिर आता है व्यक्तिगत पूर्ति कार्य। किसी वस्तु की पूर्ति तथा उसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति कार्य कहते हैं। सूत्र के रूप में इसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। मैंने लिखा सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स विल डिपेंड ऑन द फंक्शन, ब्रैकेट में क्या लगा दिया? फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। पूर्ति को निर्धारित करने वाले मैंने तत्व लिख दिए। उसी प्रकार मैं बात करूंगा तो यहां पे मैंने जो एक्रोनिम हमने लिए थे उसको हमने यहां पे चेंज कर दिया, मतलब डिफाइन किया हुआ। जैसे एस का मतलब क्या था? दी हुई एक्स वस्तु की पूर्ति। पी एक्स का मतलब दी गई एक्स वस्तु की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमत। P1 का मतलब था उत्पादन के साधनों की कीमत, S1 का मतलब टेक्नोलॉजी की अवस्था, T का मतलब था करारोपण नीति, और G का मतलब था फर्म के उद्देश्य। तो इनके ऊपर डिपेंड करेगी हमारी व्यक्तिगत पूर्ति की मात्रा।
बाजार पूर्ति कार्य की बात करेंगे तो किसी वस्तु की बाजार पूर्ति तथा बाजार पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटकों के बीच कार्यात्मक संबंध को बाजार पूर्ति कार्य कहा जाता है। वस्तुतः बाजार पूर्ति उन सभी घटकों द्वारा प्रभावित होती है जिनसे एक व्यक्तिगत पूर्ति प्रभावित होती है। इनके अलावा यह कुछ अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित होती है, जैसे फर्मों की संख्या, भविष्य में कीमत बढ़ने घटने की आशा। अधोसंरचनात्मक दशाएं बाजार पूर्ति कार्य को सूत्र के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, अभी जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं वो पूर्ति को निर्धारित करते हैं, और ये किस प्रकार निर्धारित कर रहे हैं, इसी कार्यात्मक संबंध को हम बाजार आपूर्ति कार्य कह रहे हैं। और इसको सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे, SX, दैट इज सप्लाई ऑफ कमोडिटी X विल डिपेंड ऑन दी फंक्शन PX मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी X, P0 मतलब प्राइस ऑफ अदर गुड्स, P1 प्राइस ऑफ इनपुट, S1 स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, T मतलब टैक्सेशन पॉलिसी, G मतलब फर्म के उद्देश्य, और N मतलब क्या था, अभी देखा था हमने, क्या, फर्मों की संख्या, और F का मतलब क्या था, भविष्य में कीमत बढ़ने घटने की आशा, और M का मतलब था अधोसंरचनात्मक ढांचा। ये बातें बताएंगी मुझे कि इस कमोडिटी की बाजार सप्लाई क्या होने वाली है। कौन बताएगा, ये बताएंगे मुझे ना। तो ये तो था क्या हमारा बाजार पूर्ति फंक्शन, और ये एक्रोनिम्स है ना, मतलब कि जो हमने यूज़ किया है तो उसका मीनिंग क्या है। जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक बात है जी। चलो अब क्या आता है, पूर्ति कार्य, इसके अंदर ही आता है पूर्ति अनुसूची मतलब सप्लाई शेड्यूल, और फिर इसमें व्यक्तिगत सप्लाई शेड्यूल पढ़ेंगे हम, मतलब व्यक्तिगत पूर्ति शेड्यूल को अनुसूची बोल लो आप, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, बाजार पूर्ति अनुसूची। तो इनके बारे में हम शुरू करते हैं कि क्या पढ़ना है हमें। तो पूर्ति अनुसूची कुछ नहीं होती है, इसमें हमें सिर्फ देखना होता है कि एक कीमत पर उत्पादक वस्तु की किन मात्राओं को बेचने के लिए तत्पर है, उसी अनुसूची को हम पूर्ति अनुसूची कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पे वस्तुएं भी क्या करेगा, वो बढ़ाते जाएगा, है ना। तो ये बन गई मेरी क्या, पूर्ति अनुसूची। पूर्ति अनुसूची एक तालिकाबद्ध विवरण होता है जिसमें विभिन्न कीमत स्तरों पर एक निश्चित समयावधि में वस्तु की पूर्ति की विभिन्न मात्राओं को दर्शाया जाता है। विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राओं को दर्शाया जाता है, वही हमारे लिए क्या है, पूर्ति अनुसूची। अब बात करते हैं व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची वह तालिकाबद्ध विवरण है जिसमें विभिन्न कीमत स्तरों पर एक निश्चित समयावधि में एक व्यक्तिगत उत्पादक वस्तु की विभिन्न मात्राओं का विक्रय करने के लिए इच्छुक रहता है। तो व्यक्तिगत उत्पादक का विवरण हमने जहां पे कर दिया, वो हमारा व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची हो जाता है। ये व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची का ही उदाहरण है। बात ठीक है। चलो अब इसी को हम जरा देखते हैं। बाजार, ये काल्पनिक है, मैंने अभी बनाया था वैसे, तो इसको भी देख लेते हैं। काल्पनिक व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची का उदाहरण X वस्तु के लिए तालिका व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची में दिया है। तो वस्तु की कीमत यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, और यहाँ वस्तु की मात्रा देखने को मिल रही है। उसी प्रकार हमारा क्या होगा, बाजार पूर्ति अनुसूची। बाजार पूर्ति अनुसूची वह तालिकाबद्ध विवरण है जिसमें विभिन्न कीमत स्तरों पर समस्त उत्पादक एक निश्चित समयावधि में वस्तु की विभिन्न मात्राओं को बेचने के लिए इच्छुक रहते हैं। यह अनुसूची समस्त व्यक्तिगत पूर्तियों का प्रत्येक कीमत पर जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। बाजार पूर्ति अनुसूची का सूत्र रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। सप्लाई बाजार पूर्ति मतलब सप्लाई ऑफ मार्केट सप्लाई, इसको हमने कैसे डिनोट किया, S1 मतलब जो हमारी व्यक्तिगत उत्पादक फर्म है, एक फर्म SA है और दूसरी SB है, और सो ऑन हम प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, बाजार पूर्ति अनुसूची हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब जरा उदाहरण से हम इसको देख लेते हैं कि इसका टेबल कैसे बनेगा। तो ये टेबल बनेगा हमारा कि 1 2 3 4 पर जो हमारी फर्म A है वो ये सप्लाई करती है और फर्म B ये सप्लाई करती है। तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा, 10 + 20 = 30, 20 + 40 = 60, और ये मेरा बन गया क्या, ये मेरा क्या बन गया, बाजार पूर्ति अनुसूची। 1 रुपये पे 30 वस्तुएं उपलब्ध हैं, 2 रुपये पर 60 वस्तुएं उपलब्ध हैं, 3 रुपये पर 80 वस्तुएं उपलब्ध हैं, और 4 रुपये पर 110 वस्तुएं उपलब्ध हैं, और 5 रुपये पर 130 वस्तुएं उपलब्ध हैं। ये बन जाती मेरी बाजार पूर्ति अनुसूची। अब बात समझिएगा, ये अनुसूचियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, बात समझिएगा, ये अनुसूचियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं भी इस पे आ रहा हूँ ना, ये बताऊँगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब PX रुपया, प्राइस ऑफ कमोडिटी X 1 रुपये है, तो बाजार पूर्ति 30, 2 है तो 60,
इकाइयां हो जाती है। इस प्रकार बाजार पूर्ति अनुसूची यह दर्शाती है कि कीमत तथा पूर्ति की मात्रा के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। ये तो बार बार पढ़ रहे हैं हम। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पूर्ति वक्र। अब मेरे पास जो सप्लाई आया था पूर्ति का मेरे पास जो आया था अनुसूची है ना, तो व्यक्तिगत बनाता हूं मैं, पहले यही बनाई थी मैंने आपको अभी। अब इसी बात को क्या करूंगा मैं, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, इसी बात को क्या करता हूं मैं, कर्व पे प्लॉट कर देता हूं। एक्स एक्सिस पे रख लेता हूं कमोडिटी की मात्रा और बाय एक्सिस पे रख लेता हूं प्राइस। तो और ये मान लेता हूं ये 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। तो देखो पहला पॉइंट इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा, तीसरा इधर आएगा, चौथा इधर आएगा, पांचवा इधर आएगा। ये क्या बन के तैयार हो गया मेरा सप्लाई कर्व। सिंपल सी बात है। जो मेरी पूर्ति, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची थी, उसको मैंने एक डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या बन जाता मेरा पूर्ति वक्र। पूर्ति अनुसूची की बिंदु रेखीय प्रस्तुति, बिंदु रेखीय प्रस्तुति ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पूर्ति वक्र कहा जाता है। यह सभी बिंदुओं का पथ है जिनमें विभिन्न मात्राओं में एक उत्पादक विभिन्न कीमत स्तरों पर एक निश्चित सामग्री में बेचने के लिए यह मानकर इच्छुक रहता है कि अन्य घटक अपरिवर्तित हैं। ये तो क्लियर बात है, अन्य घटक जो है वो अपरिवर्तित हैं। ये हमेशा हमें एक मान्यता लेके चलनी होती है। ठीक है जी। तो अब क्या होगा पूर्ति वक्र, तो एक होगा व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और दूसरा होगा बाजार पूर्ति वक्र। लेकिन इसके आवश्यक तत्व, यह दर्शाता है कि कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध है, अन्य घटक जो है वो अपरिवर्तित होते हैं। इसे किसी भी वस्तु के लिए पूर्ति अनुसूची के प्रत्येक संयोग को ग्राफ पेपर पर दर्शाया जा सकता है। यह व्यक्तिगत उत्पादक तथा बाजार में समस्त उत्पादकों के लिए बनाया जा सकता है। तो आता है पहले व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। यह व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची का बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण है। तो बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण हमने अभी समझा कि कैसे हमने उस अनुसूची को ग्राफ पे डाल दिया था। तो हमारा ग्राफ जो टेबल थी अभी हमारे पास, जो हमारी व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची थी, उसको हमने यहाँ पे एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है, तो हमारा सप्लाई कर्व बन के तैयार हो जाता है। देखिए जी, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, वाई एक्सिस पे कीमत और यहाँ पे मैंने मात्रा ले ली और ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो पहला पॉइंट मतलब क्या हुआ कि जब वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो 10 सप्लाई है, 2 है तो 20 और 3 है तो 30 और 4 है तो 40 और 5 है तो 50। तो मेरा सप्लाई कर्व कैसा बन गया, अपवर्ड स्लोपिंग। हमेशा सप्लाई कर्व जो है वो धनात्मक रहेगा, पूर्ति वक्र हमेशा धनात्मक रहेगा, क्योंकि पूर्ति की मात्रा कीमत के साथ बढ़ती जाती है। ज्यों ज्यों कीमत बढ़ती है त्यों त्यों पूर्ति की मात्रा बढ़ती जाती है, ज्यों ज्यों कीमत कम होती है त्यों त्यों पूर्ति की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए कैसा बनेगा, ये हमेशा धनात्मक बनेगा, पॉजिटिव स्लोप होगा इसका। ठीक है जी। तो कुछ नहीं किया, जो टेबल थी उसको हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है जी। चलो अब उसी प्रकार हमें क्या बनाना चाहिए, बाजार पूर्ति वक्र बनाना चाहिए। तो बाजार पूर्ति वक्र में क्या देखा था कि एक फर्म ए थी और एक फर्म बी थी। तो पहले इंडिविजुअल दोनों को बना दिए मैंने यहाँ पे, और दोनों का समीशन जब मैंने टोटल करके बनाया तो मेरे पास क्या आ गई, मार्केट पूर्ति वक्र प्राप्त हो जाती है। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे भी मैंने प्लॉट कर लिया, जो संख्या थी टेबल के हिसाब से मैंने प्लॉट कर ली और बिंदु लगा दिए, तो मेरे पास बाजार पूर्ति वक्र बनके तैयार हो जाता है। बाजार पूर्ति अनुसूची का बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण बाजार पूर्ति वक्र कहलाता है। यह व्यक्तिगत पूर्ति को समतल या क्षैतिज योग है। उदाहरण, तालिका क्रमांक 2 में दी गई बाजार पूर्ति अनुसूची दो व्यक्तिगत अनुसूची का योग के आधार पर बाजार पूर्ति वक्र बनाया गया। ये ना, ये देखो इन दोनों को हमने प्लस करके बनाया। हल, तालिका 2 की बाजार अनुसूची के आधार पर बाजार पूर्ति वक्र एस ए एस बी व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है तथा एस एम बाजार पूर्ति वक्र है। एस एम वक्र एस ए तथा एस बी वक्र का समतल या क्षैतिज योग है ना। ये दोनों को हमने प्लस कर दिया तो ये बन के तैयार हो जाता है। बात ठीक है जी। चल फिर क्या है, बाजार पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल दर्शाती है क्योंकि कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध है। बाजार पूर्ति वक्र एस एम यहाँ एस ए एस बी व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों के अधिक समतल है। इसका कारण यह है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप बाजार पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन व्यक्तिगत पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब कि बाजार जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इंडिविजुअल सप्लाई जो होती है वो कम रिएक्टिव होती है। इसलिए ये क्या होता है, बाजार मतलब व्यक्तिगत की अपेक्षा में बाजार जो है वो अधिक समतल देखने को मिलता है। ठीक है जी। चलो
अर्थ एवं गणना। वक्र का ढाल का आशय बाएं एक्सिस पर चर में एक्स एक्सिस पर चर का भाग लगाने पर आने वाले भागफल है। अतः पूर्ति वक्र का ढाल कीमत के परिवर्तन में मात्रा के परिवर्तन का भाग देने पर आने वाला भागफल के बराबर होता है। इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। पूर्ति वक्र का ढाल, स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व। कीमत में परिवर्तन को डिवाइड कर दीजिए मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, तो आपको स्लोप मिल जाएगा कि कैसा स्लोप होने वाला है हमारा पूर्ति वक्र का। ठीक है जी, ये जो स्लोप की हम बात कर रहे हैं ना, ये इसकी क्या वैल्यू होगी उसको निकालने के लिए कीमत में परिवर्तन को डिवाइड कर दीजिए मात्रा में परिवर्तन से, तो हमें स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व जो है वो मिल जाता है। ठीक बात है जी। चलो फिर क्या है, ध्यान रहे, कीमत तथा पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण पूर्ति वक्र का ढाल ऊपर की ओर रहता है, इसलिए इसे धनात्मक कहा जाता है। पूर्ति वक्र का ढाल यह मापता है कि वक्र में समतलता अधिक है या ढाल अधिक है। पूर्ति वक्र का ढाल कीमत तथा मात्रा में निरपेक्ष परिवर्तन पर आधारित होता है, जिसको हम अभी कैलकुलेट भी कर सकते हैं, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। निम्नांकित रेखा चित्र की सहायता से हम पूर्ति वक्र के ढाल की गणना यहाँ करेंगे। यहाँ जब कीमत 8 रुपये है से 16 रुपये हो जाती है, तो पूर्ति की मात्रा 2 से बढ़कर 4 हो जाती है। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, मतलब कि यहाँ पे हो गया चेंज इन प्राइस कितना हो गया, 16 8 हो गया, तो पूर्ति की मात्रा 2 से 4 हो जाती है, डिफरेंस 2 हो गया, तो 8/4, तो 4 आना चाहिए। पूर्ति वक्र का ढोल क्या स्लोप क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे चेंज इन पी में कीमत में परिवर्तन से चेंज इन क्वांटिटी में परिवर्तन है ना, हमने यहाँ पे स्लोप भी कैलकुलेट कर दिया, स्लोप भी हमने कैलकुलेट कर दिया कि सर जो प्राइस है वो क्या है, 4 गुना बढ़ती है ना। तो कैसे बढ़ रही है कि जब मतलब प्राइस जो है वो 8 रुपये से बढ़ गई, तब जाके मात्रा जो है वो 2 से बढ़ी है। ठीक है जी, तो स्लोप यहाँ पे निकल जाता है। चलिए जी, फिर क्या है मेरे पास, पूर्ति का नियम। अब फिर से पूरे चैप्टर को 2 भागों में बांट दीजिए, लेकिन चैप्टर को 2 भागों में बांटने का तरीका अलग होगा। क्या तरीका होगा, देखो अभी तक हमने कितने तत्व पढ़े हैं पूर्ति को निर्धारित करने वाले, 9 तत्व पढ़े हैं। ठीक है जी, 9 तत्व कौन कौन से थे। पहला तत्व था वस्तु की कीमत, पहला तत्व क्या था, वस्तु की कीमत। ठीक है जी, इसके अलावा बाकी के 8, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अन्य तत्व वस्तु की कीमत के अलावा, यहां पे कितने हैं, 8, और यहां पे कितने तत्व हैं, 1। अब मैंने क्यों बाइफरकेशन किया है, क्योंकि जो वस्तु की कीमत के कारण में पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो पूर्ति का नियम कहलाता है, और इसके अलावा जो बाकी चीज है वो पूर्ति का नियम नहीं कहलाता है। मैं जब इस चीज को पढ़ रहा हूंगा तो ये बातों को मैं कांस्टेंट कर दूंगा। दूसरा बाइफरकेशन, यहां पे हम देखेंगे कि जो हमारा सप्लाई कर्व है, आपूर्ति वक्र है ना, उसमें मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होगा। क्या होगा, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होगा, भी समझेंगे। और इन सब स्थितियों में हमारा सप्लाई कर्व नया मिलेगा, हमें सप्लाई कर्व में परिवर्तन देखने को मिलेगा, नया सप्लाई कर्व हमें मिलेगा इन तत्वों के कारण। और इस तत्व के कारण क्या होगा, एक ही सप्लाई कर्व पे हमारा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने इस चैप्टर को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया है, किसके बेसिस पे, जो निर्धारक तत्व हैं उनके बेसिस पे। तो पहले तो ये पूर्ति का नियम पूरा वस्तु की कीमत के ऊपर बेस्ड है, तो पहले हम पूर्ति का नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन दोनों टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक बात है जी। चलो, तो पूर्ति का नियम इस बात की व्याख्या करता है कि कीमत तथा पूर्ति की मात्रा के बीच प्रत्यक्ष संबंध है यदि अन्य घटक अपरिवर्तित हों। अन्य घटक अपरिवर्तित हों, वो 8 बातें, अन्य बातें जो है ना, वो 8 बातों को अपरिवर्तित कर दो, कांस्टेंट कर दो, उनमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि पूर्ति की कीमत में बदलाव आ रहा है, उसको हम बोलते हैं पूर्ति का नियम। लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा था ना हमने, मांग का नियम। वो क्या बोलता था कि विपरीत संबंध है, कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, और कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। यहां पे क्या बोल रहे हैं, पूर्ति की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ जाएगी, सॉरी, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ जाएगी, वस्तु की कीमत कम होगी तो पूर्ति कम हो जाएगी।
ठीक है जी, यही क्या है हमारा पूर्ति का नियम। यह नियम उत्पादक के व्यवहार की विवेचना करता है। बाजार में यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत में गिरावट आ जाती है तो बाजार में उसकी पूर्ति में भी गिरावट आ जाती है। अभी देखा ना इसको, 1 2 3 4 5 ये प्राइस था और ये 1 2 3 4 5 ये क्वांटिटी है। क्या देखने को मिल रहा है? सीधा संबंध देखने को मिल रहा है। यही तो क्या है, पूर्ति का नियम है। ज्यों ज्यों प्राइस बढ़ती है त्यों त्यों सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पूर्ति का नियम। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे बाकी के जो फैक्टर्स हैं, बाकी के जो निर्धारक तत्व थे, उनको हमने अपरिवर्तित कर दिया, मतलब कि कांस्टेंट कर दिया है। इसलिए वो क्या बन जाएंगे, पूर्ति के नियम की मान्यताएं। दोबारा याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। पूर्ति के नियम की मान्यताएं क्या है? आपूर्ति की कीमत के अलावा जितने भी निर्धारक तत्व थे, घटक थे, उनको लिख दीजिए, वो मान्यताएं बन जाएंगी। जैसे कि अन्य वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनको कांस्टेंट कर दिया। टेक्नोलॉजी की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इनसे भी पूर्ति प्रभावित होती है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इनके प्रभाव की जो विवेचना हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ हम कीमत के कारण पूर्ति में परिवर्तन आए उसकी विवेचना कर रहे हैं, वही तो पूर्ति का नियम है। तो इनको हमने कांस्टेंट कर दिया। उत्पादन के साधनों की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। करारोपण की नीति अपरिवर्तित रहेगी। उत्पादक के उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन बातों को कांस्टेंट किया है, यही क्या बन जाते हैं, पूर्ति के नियम की मान्यताएं बन जाते हैं। बात को समझो, सिर्फ घटक पढ़ा रहा हूं पूर्ति के, सिर्फ पूर्ति के घटक अगर याद रखोगे पूरा चैप्टर करा दूंगा। सारा चैप्टर आपको उंगलियों पे याद हो जाएगा अगर पूर्ति के घटक आपको समझ में आ गए और याद होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर उन्हीं पे बेस करता है, उसी का आधार लेता है। पूर्ति अनुसूची तथा रेखाचित्र की सहायता से स्पष्टीकरण। ठीक है, तो ये पूर्ति अनुसूची हमारे पास 1 2 3 4 5 कीमत है और वहां पे 20 40 60 80 और 100 मेरे पास क्या है, मात्रा है। अब इसको मैंने क्या किया, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लिया, तो मेरे पास रेखा चित्र बनकर तैयार हो गया। और रेखा चित्र देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, रेखा चित्र में भी ज्यों ज्यों कीमत बढ़ रही है त्यों त्यों पूर्ति की आवश्यकता, पूर्ति जो मांग की वस्तु की जो पूर्ति की मात्रा है वो बढ़ रही है। बात ठीक है जी। चलो, इस रेखा चित्र में पूर्ति वक्र एसएस ऊपर की ओर बाएं से दाएं तरफ जा रही है। यह दर्शाती है कि कीमत तथा पूर्ति में सीधा संबंध है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु की अधिक इकाइयों की पूर्ति प्रस्तावित की जाती है, क्योंकि उत्पादक का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। पूर्ति के नियम की विशेषताएं, तो 4 विशेषताएं यहां पे हमें देखने को मिलती हैं। अब आप देखो ना, साथ साथ ना मांग के नियम को भी रिवाइज कर, जब पूर्ति पढ़ रहा है तो मांग को पूरा रिवाइज कर लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जब मांग को पढ़ रहे तो पूर्ति को रिवाइज करना चाहिए। दोनों को आपस में रिलेशनशिप है, क्योंकि इसके बाद वाला जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, प्राइस डिटर्मिनेशन, बाजार संतुलन, कीमत निर्धारण, मांग और आपूर्ति दोनों को एक साथ पढ़ना रहेगा, तब तो हम जाके वस्तु की कीमत का निर्धारण कर सकते हैं। तो पूर्ति के नियम की 4 विशेषताएं हैं। पहला क्या है, धनात्मक संबंध, सीधा सीधा संबंध है। ज्यों ज्यों प्राइस बढ़ेगी त्यों त्यों क्या होगा, वस्तु की मात्रा, वस्तु की आपूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी। पूर्ति में परिवर्तन की दिशा हमें सिर्फ दिशा बताता है। अब ये नहीं बताता कि 10% प्राइस बढ़ेगा तो 10% ही हमारी वस्तु की मात्रा बढ़ने वाली है, ऐसा नहीं बताता। सिर्फ दिशा बताता है कि कीमत बढ़ रही ना तो सप्लाई भी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी नहीं मालूम, उसकी चर्चा पूर्ति की लोच में करें, पूर्ति की कीमत लोच में करेंगे ना, उसका वीडियो भी आएगा, टेंशन ना लीजिए आप। आनुपातिक संबंध नहीं होता, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक बात है जी, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होता। मतलब कि 10% बढ़ाया तो 10% ही बढ़ेगा या कम बढ़ेगा, मतलब कम नहीं होगा, बढ़ेगा, कोई गारंटी नहीं होती। और एक तरफा विश्लेषण है। एक तरफा विश्लेषण का मतलब क्या हुआ कि मैं क्या देख रहा हूं कि कीमत बदलती है तो आपूर्ति में क्या परिवर्तन आता है। मैं ये नहीं देख रहा हूं कि आपूर्ति बदलती है तो कीमत में क्या परिवर्तन आता है। इसलिए कौन सा संबंध है, एक तरफा विश्लेषण है या एक तरफा संबंध हमें यहां पे देखने को मिलता है। आइए जरा इनकी डिटेल में विवेचना करते हैं हम। पहला है, पूर्ति का नियम रेखांकित करता है कि कीमत तथा पूर्ति की मात्रा के बीच एक धनात्मक संबंध होता है यदि अन्य घटक अपरिवर्तित हो। धनात्मक संबंध से आशय क्या है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति की मात्रा बढ़ती है, इसलिए हम उसको बोला धनात्मक संबंध। दूसरा, पूर्ति में परिवर्तन की दिशा। पूर्ति का नियम इस बात का स्पष्ट करता है कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन किस दिशा में होगा। यह परिवर्तन के आकार को नहीं दर्शाता है कि कितना परिवर्तन हो रहा है, उसकी बात नहीं करते हैं। उसकी बात हम कहां करेंगे, पूर्ति की कीमत लोच में करने वाले हैं। फिर है आनुपातिक संबंध नहीं होना। कीमत में परिवर्तन तथा परिणाम स्वरूप होने वाली पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन के बीच कोई आनुपातिक संबंध नहीं होता है। यह बात पूर्ति के नियम की
विशेषता है। मतलब कीमत तो सर 10% से बढ़ गई तो क्या जरूरी है मेरी आपूर्ति भी 10% से बढ़ जाए? हो सकता है कि वो 1% से बढ़े, हो सकता है कि 4.5% से बढ़े, हो सकता है कि 6.5% से बढ़े। इसका हमें निर्धारक नहीं मालूम, वो जरूरी नहीं कि ऐसा कोई आनुपातिक संबंध हमें देखने को मिले। ठीक है जी। और चौथी बात क्या है कि सर एक तरफा विश्लेषण है। इस नियम में केवल कीमत में परिवर्तन के प्रत्युत्तर में पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन का ही विश्लेषण किया जाता है। पूर्ति में परिवर्तन का कीमत पर क्या प्रभाव होता है, इस संबंध में यह नियम मौन है, अतः इसे एक तरफा विश्लेषण ही कहा जाता है। जैसे कि मैं सिर्फ अभी मैं बोले जा रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हो लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, तो क्या है ये? एक तरफा है, वन वे है। कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन को मापा जाता है, ना कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन के कारण कीमत को मापा जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? एक तरफा संबंध हमें देखने को मिलता है, एक तरफा विश्लेषण है। पूर्ति नियम का लागू होने के कारण ऐसा क्यों होता है? पूर्ति का नियम लागू क्यों होता है? क्यों उत्पादक अपनी पूर्ति को बढ़ाता है ज्यादा कीमतों पे और कम कीमतों पे कम करता है? तो इसके लिए 3 बातें हैं: लाभ का घटक, फर्मों की संख्या में परिवर्तन और स्टॉक में परिवर्तन। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, तीनों बिंदु एक ही जगह पर आपको क्या बोलूंगा, अग्रसित करेंगे या अग्रसर करेंगे। वो है लाभ अधिकतमीकरण। बिंदु कहने की बात अलग है, लेकिन आपका कंक्लूजन वही आएगा कि सर तीनों स्थितियों में फर्म का क्या बढ़ रहा है? प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसलिए तो पहला स्थिति क्या है? लाभ का घटक। तो ये तो सिंपल बात है कि सर जब कीमत बढ़ती है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से उत्पादक जो है ललायत होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा माल बेच के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। तो क्या लिखा हुआ है? किसी वस्तु की पूर्ति समय उत्पादक का मुख्य ध्येय अधिकतम लाभ कमाना होता है। किसी वस्तु की कीमत में बिना लागत में परिवर्तन की जो वृद्धि हो जाती है, इससे लाभ बढ़ जाते हैं। इसलिए उत्पादक उत्पादन बढ़ाकर वस्तु की पूर्ति में वृद्धि करते हैं। इसके विपरीत यदि कीमत में गिरावट आती है तो पूर्ति घट जाती है, क्योंकि कम कीमत पर लाभ का मार्जिन घट जाता है। पहला कारण कि ऐसा होता है, कीमत बढ़ने पे सप्लाई बढ़ जाती है। दूसरा, फर्मों की संख्या में परिवर्तन। कीमत में वृद्धि से भावी उत्पादक बाजार में प्रवेश करने के लिए ललायत होते हैं और वो नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाती हैं, तो ऑटोमेटिक बाजार जो पूर्ति है, बाजार आपूर्ति है, वो बढ़ जाती है। उसी प्रकार यदि कीमत कम हो जाएगी तो बाजार में नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाएंगे, क्योंकि उनका घाटा होने लगेगा, वो बाहर चल जाएंगी मार्केट की, तो आपूर्ति स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। वे संबंधित वस्तु का उत्पादन करके अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। इस प्रकार बाजार में जब फर्मों की संख्या बढ़ जाती है तो बाजार पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत जब कीमतों में गिरावट आने लगती है, ऐसी कुछ फर्में उत्पादन बंद कर देती हैं अथवा उत्पादन में कमी कर देती हैं जिन्हें लाभ की आशा नहीं हो या कम लाभ की आशा हो। परिणाम स्वरूप संबंधित वस्तु की पूर्ति घट जाती है, क्योंकि फर्मों की संख्या कम हो जाती है। तीसरी बात, ज्यादा कीमत पे ज्यादा स्टॉक निकालूंगा तो मार्केट में स्टॉक बढ़ जाता है, और कम कीमत पे स्टॉक बढ़ा दूंगा। तो अल्टीमेटली तीनों पॉइंट कहां पे जाके आपको कंक्लूड कर रहे हैं कि सर प्रॉफिट एकमात्र ऐसा उद्देश्य होता है जिस कारण कीमत बढ़ने पे आपूर्ति बढ़ती है और कीमत कम होने पे आपूर्ति कम होती है। प्रॉफिट एकमात्र उद्देश्य होता है। ये कारण हो सकते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो विक्रेता अपने स्टॉक को अधिक से अधिक मात्रा में पूर्ति करने लग जाते हैं। जब कीमत में गिरावट आती है तो वे अपने स्टॉक में अधिक से अधिक मात्रा में पूर्ति के लिए वस्तु नहीं लाएंगे। वे अपना स्टॉक भविष्य में कीमत बढ़ने की आशा में बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। इसलिए बाजार में आपूर्ति कीमत बढ़ने पे बढ़ती है और कीमत कम होने पे कम होती है। पूर्ति के नियम की अब बात, ऐसी कोई स्थितियां बताइए सर जहां पे पूर्ति के नियम लागू नहीं होते हैं। तो अभी तक पूर्ति के बारे में कितनी बातें पढ़नी? पूर्ति के नियम के बारे में हमने पूर्ति का नियम समझा, फिर उसके हमने पढ़ी मान्यताएं, फिर हमने पढ़े उसके विश्लेषण विशेषताएं, उसके बाद हमने पढ़ा कि क्यों लागू होता है उसके कारण, और हम क्या पढ़ रहे हैं? पूर्ति के नियम के अपवाद, कहां पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। तो पहला लिखा है नाशवान वस्तुएं। अब नाशवान वस्तुएं क्या होती है देखते हैं। पिछड़े देश, क्यों ऐसा होता है? दुर्लभ वस्तुएं, कृषि पदार्थ और भावी आशाएं। कितनी बातें हैं? 5 ऐसी बातें हैं जहां पे पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। लागू नहीं होता का मतलब क्या है कि सर कीमत बढ़ने पे इनकी पूर्ति की मात्रा में बढ़ोतरी नहीं होती। तो पहले क्या है? नाशवान वस्तुएं। नाशवान वस्तुएं कौन सी होती हैं? पेरिसेबल गुड्स, जो खराब हो जाती हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए दूध हो गए, सब्जी हो गए, फल हो गए, ये नाशवान वस्तुएं हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे पास आज दूध आ गया, गाय ने दूध दे दिया, गाय से दूध निकाल लिया, अब मैं इसको ना 1 महीने बाद बेचूंगा क्योंकि महंगा हो जाएगा। क्या मैं वेट कर सकता हूं? नहीं। आज जो बाजार रेट है, आज जो बाजार की दर है, उसी रेट पे मुझे बेचना पड़ेगा। इसलिए यहां पे पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। नाशवान वस्तुएं स्टोर नहीं कर सकते हैं हम। हाँ, अगर स्टोर की फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम ऐसा कर सकते हैं, है ना? ठीक बात है जी। तो आपने देखा हो कभी कभी प्याज, टमाटर, आलू सामान्यतः कम जाता है, लेकिन प्याज टमाटर कभी कभी बहुत महंगे हो जाते हैं, खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि टमाटर तो नाशवान वस्तुओं में आता है।
है ना, उसको स्टोरेज करने के लिए आपको कोल्ड चेन स्टोरेज चाहिए होता है, जो भारत में कमी है। तो क्या होता है, उसका उत्पादन आता है तो बम्पर, आप उसको रोक नहीं सकते, तो कीमतें ऑटोमेटिक कम हो जाती हैं। सप्लाई आपको कम कीमत पे भी ज़्यादा सप्लाई करना पड़ता है, और कई बार कीमत बहुत ज़्यादा होती है तब भी आप सप्लाई नहीं कर सकते। बात ठीक है जी। चलो, तो सब्जी, फल, दूध आदि नाशवान प्रकृति की वस्तुएं हैं, अतः विक्रेता इन्हें अधिक से अधिक बेचने के लिए तैयार रहता है, चाहे कीमतों में गिरावट हो रही हो। इसके कारण यह है कि ऐसी वस्तुएं रोक कर रखी जाएं तो इनके खराब होने का खतरा रहता है, अतः कम कीमत पर बिक्री की जाती है, इसलिए यहाँ पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। पहली बात क्या याद रखनी है, नाशवान वस्तुएं। दूसरी क्या है, पिछड़े देश की दशा में। अब कुछ देश ऐसे हैं कि वहां पे ना कीमत तो बढ़ रही है, लेकिन फिर भी वो आपूर्ति नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास उत्पादन के संसाधन नहीं है ना, पिछड़े देश हैं, या उत्पादन के संसाधन मौजूद होने के बाद वो उत्पादन के संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो क्या है, वो पिछड़े देश हैं। भले ही वहां पे कीमत बढ़ती जाए, उत्पत्ति के साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो वो अपनी पूर्ति नहीं बढ़ा सकते, भले ही कीमत बढ़े। आर्थिक दृष्टि से अविकसित या पिछड़े देशों में संसाधनों की कमी के कारण उत्पादन तथा पूर्ति की कीमत बढ़ने के साथ बढ़ना संभव नहीं होता है। फिर आता है दुर्लभ वस्तुएं। अब दुर्लभ का मतलब क्या होता है, जो रेयर हैं, दुर्लभ हैं, कम है, इनकी मात्रा सीमित है, वही दुर्लभ होते हैं ना। तो बताओ, दुर्लभ वस्तुओं की कीमत बढ़ गई तो तुम बढ़ा दो क्या? अरे दुर्लभ का मतलब ही तो है कि वो दुर्लभ है, कम है, इसलिए तो उनकी कीमत ज्यादा है। तो भले ही उनकी कीमत बढ़ जाए, लेकिन आप उनकी पूर्ति की मात्रा नहीं बढ़ा सकते हो। उदाहरण के लिए मोनालिसा की पेंटिंग नहीं बढ़ा सकते हो आप। दुर्लभ वस्तुएं जैसे कि कलात्मक कृति, बहुमूल्य रत्न इत्यादि के बारे में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। इनकी पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती है, भले ही कितनी ही कीमत हो जाए। उदाहरण, मोनालिसा पेंटिंग्स में वृद्धि नहीं की जा सकती है, चाहे कितनी भी कीमत बढ़ जाए। अरे दुर्लभ है ना मेरे भाइयों। दुर्लभता का मतलब क्या है कि वो सीमित है, उसकी आप आपूर्ति नहीं बढ़ा सकते हो, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हो। कृषि पदार्थ, क्योंकि कृषि जो है वो मौसम आधारित है, व्यवसाय है, और मौसम आधारित के साथ साथ उसके लैंड की फर्टाइल कैपेसिटी होती है कि एक जमीन पे कितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, कितना उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। उस लिमिट के ऊपर, उस सीमा के ऊपर हम उत्पादन नहीं कर सकते। भले ही वस्तुओं की कीमत बढ़ती जाए, तब भी हम वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। कीमत बढ़ने पर भी हम वहाँ पे वस्तु की आपूर्ति नहीं बढ़ा सकते हैं। चलिए जी, क्या लिखा है, कुछ कृषि पदार्थों पर भी यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि उनका उत्पादन अधिकांशतः अनुकूल मौसम, वर्षा आदि पर निर्भर करता है। मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तनों के कारण उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता है, अतः कीमत बढ़ जाने पर भी पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती है। बात ठीक है जी। चलो फिर क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अभी तो कीमतें ज्यादा हैं, लेकिन आने वाले समय में कीमतें और ज्यादा होने वाली हैं, तब भी पूर्ति नहीं बढ़ेगी। जब विक्रेता भविष्य में किसी वस्तु की गिरावट की आशा रखता है तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। विक्रेता घटी हुई कीमत पर भी अधिक माल बेचना पड़ता है। जब विक्रेता भविष्य में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि की आशा रखता है तो वह उस वस्तु की पूर्ति में कमी कर देता है, ताकि भविष्य में बढ़ने वाली कीमतों पर पूरा लाभ उठाया जा सके। भावी आशाओं पर भी पूर्ति का नियम लागू जो है वो नहीं होता है। यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है जी। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जो है मेरा क्या, जैसा कि मैंने बताया था कि पूर्ति के जितने भी घटक हैं, निर्धारक तत्व हैं, उनको दो भागों में बांट दीजिए। पहला क्या, वस्तु की कीमत। दूसरा क्या, वस्तु की कीमत के अलावा अन्य घटक तत्व। ठीक है जी। तो आ गया मेरा टॉपिक उसी के ऊपर, क्या है, पूर्ति वक्र में उतार चढ़ाव। तो ये पूर्ति वक्र में जो उतार चढ़ाव है ना, ये वस्तु की कीमत के कारण होता है, और पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन है वो इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, पूर्ति वक्र में उतार चढ़ाव। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन तब होता है जब इस प्रकार का परिवर्तन वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के कारण हो, या अन्य घटक अपरिवर्तित रहें। ग्राफ की भाषा में इसे उस पूर्ति वक्र में उतार चढ़ाव, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कहते हैं। इसका आशय है कि पूर्ति के संकुचन की दशा में उसी पूर्ति वक्र के साथ नीचे की ओर जाना तथा पूर्ति के विस्तार की दशा में पूर्ति की ओर जाना कहते हैं। यह बात निम्नांकित रेखाचित्र से अधिक स्पष्ट हो जाती है। रेखाचित्र को जरा देखिएगा, क्या है रेखाचित्र, देखो भाई, ये अपने पास ओरिजिनल पॉइंट था सप्लाई कर्व में। जब हमारी वस्तु की कीमत P थी तो हमारी वस्तु की जो मात्रा थी, पूर्ति की मात्रा थी, वो Q थी। जैसे ही हमने वस्तु की कीमत P1 कर दी बढ़ा के, तो हमारे वस्तु की जो क्या है पूर्ति है वो Q1 हो जाती बढ़ के।
मतलब क्या हुआ, सप्लाई कर्व एक ही है, हमारा अपवर्ड मूवमेंट हो गया, हमारा वक्र जो है वो ऊपर की ओर उसमें चढ़ाव देखने को मिलता है, और ऊपर की ओर जो चढ़ाव देख क्या बोलते हैं, पूर्ति का विस्तार। क्या बोलते हैं, पूर्ति का विस्तार। ठीक है जी। अब उसी प्रकार जब हमने वस्तु की कीमत P से घटाकर P2 कर दी तो वस्तु की मात्रा Q से घटकर Q2 हो जाती है, मतलब कि कम हो गई। और ये किधर की तरफ मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट हुआ सर किधर की तरफ, नीचे की ओर, और नीचे की ओर के मूवमेंट को हम बोलते हैं पूर्ति का संकुचन। क्या बोलते हैं हम, पूर्ति का संकुचन। बात ध्यान रखिएगा कि पूर्ति का संकुचन और पूर्ति का विस्तार वस्तु की कीमत के कारण होता है। यदि अन्य घटकों के कारण ये होगा तो उसको हम पूर्ति में बढ़ोतरी और कमोतरी बोलेंगे। ठीक है जी, याद रखेंगे इस बात को कि वस्तु की कीमत के कारण, यदि वस्तु की कीमत कम होती है उसके फलस्वरूप क्या होगा, पूर्ति का संकुचन। यदि वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा, पूर्ति का विस्तार होगा। ठीक बात है जी। चलो, यहाँ पूर्ति में विस्तार ऊपर की ओर जाने के रूप में दर्शाया गया है, जो A से B पूर्ति की मात्रा OQ से OQ1 तक जाती है, क्योंकि कीमत OP से OP1 हो जाती है। पूर्ति में संकुचन नीचे की ओर जाने के रूप में दर्शाया गया है, जो A से C तक है, कीमत OP से OP2 तक घट जाती है, तो पूर्ति OQ से OQ तक हो जाती है। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे अभी समझा। ये क्या है, पूर्ति वक्र में उतार चढ़ाव, एक ही कर्व के ऊपर जो हमारे पॉइंट से बिंदु हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक बात है जी। चलो, अब क्या आता है हमारा पूर्ति का विस्तार, एक्सपांसन। जरा एक्सपांसन को हम टेबल से भी समझ सकते हैं और कर्व से भी समझ सकते हैं। सिंपल सी बात है, एक ही कर्व पे जब हमारा बिंदु ऊपर की ओर बढ़े तो पूर्ति का विस्तार कहलाता है। जब किसी वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने के प्रत्युत्तर में पूर्ति की मात्रा भी ऊंची हो जाती है एवं अन्य घटक अपरिवर्तित रहते हैं तो इसे पूर्ति का विस्तार की संज्ञा दी जाती है। इसे पूर्ति वक्र के साथ ऊपर जाना भी, पूर्ति वक्र के साथ ऊपर जाना भी कहते हैं। कीमत जब 10 रुपये थी तो हम 100 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, जैसे ही कीमत 15 रुपये हो गई तो हम 150 क्वांटिटी सप्लाई करने लग गए, मतलब पूर्ति का विस्तार हो गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद आएगा हमारा क्या, यहाँ कीमत 10 से हो जाती है, इसका एक्सप्रेशन हो गया। इसके बाद आता है हमारा पूर्ति में संकुचन। संकुचन मतलब क्या, अभी हमारी जो पूर्ति थी वो यहाँ थी बिंदु, अब वो यहाँ पे आ गया, मतलब ये नीचे की ओर इसमें परिवर्तन आ गया है, मतलब कि उतार आ गया है। जब किसी वस्तु की कीमत में गिरावट के प्रत्युत्तर में पूर्ति की मात्रा में गिरावट आ जाती है अन्य घटकों के अपरिवर्तित होने पर, तो इसे पूर्ति में संकुचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप पूर्ति वक्र के साथ नीचे की ओर चला जाता है। जैसे कीमत 40 रुपये से 30 रुपये पे की तो हमारी जो आपूर्ति है वो 100 रुपये से 70 रुपये पे आ गई है। इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ति में संकुचन। सिकुड़ गई है, कम हो गई है हमारी पूर्ति, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पूर्ति का संकुचन। अब क्या बोल रहे हैं, पूर्ति वक्र का खिसकना। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, पूर्ति वक्र में उतार चढ़ाव। अब क्या बोल रहे हैं, पूर्ति वक्र में खिसकना, या इसका दूसरा नाम है पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति में कमी होना। पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति में कमी होना, वहां पे पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन बोल रहे थे। दोनों का सारांश जो आएगा, कंक्लूजन आएगा, एक ही आएगा, लेकिन अलग अलग तरीके से हो रहा है क्योंकि कारण अलग हैं। अभी हमने पूर्ति के उतार चढ़ाव में देखा कारण कीमत था, और यहाँ पे पूर्ति वक्र का खिसकना कब होगा, जब कीमत के अलावा अन्य घटक, कीमत के अलावा अन्य घटक कितने हैं, 8 हैं। कीमत के अलावा कितने घटक हैं, अन्य 8 घटक हैं। उनके कारण पूर्ति में जो परिवर्तन आएगा उसके कारण क्या होगा, पूर्ति वक्र में खिसकाव आएगा, पूर्ति वक्र जो है वो खिसक जाएगा। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूं कर्व के माध्यम से। ठीक है जी। चलो, कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में संबंध दर्शाने के लिए हम जब पूर्ति वक्र बनाते हैं तो माना जाता है कि अन्य सभी घटक अपरिवर्तित रहते हैं, किंतु अन्य घटक अपरिवर्तित ही रहेंगे यह नहीं कहा जा सकता। मार्केट है, आगे पीछे कभी उनमें परिवर्तन हो सकता है। अन्य घटकों में किसी भी एक घटक में परिवर्तन हो जाने से पूर्ति वक्र में जो है वो खिसकाव आ जाता है या पूर्ति वक्र जो है वो खिसक जाता है। ठीक है। उदाहरण, किसी वस्तु पर लगने वाले कर में वृद्धि हो जाती है तथा उस वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाती है तथा लाभ का मार्जिन घट जाता है। उत्पादक ऐसी स्थिति में पूर्ति में कमी कर देगा चाहे बाजार में उसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो। पूर्ति में इस प्रकार की
की गई कमी जिसकी कीमत रेखा अपरिवर्तित है मूल पूर्ति वक्र द्वारा नहीं दर्शाई जा सकती है। मूल पूर्ति वक्र ऐसी दशा में खिसक जाएगी। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जब किसी भी वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत में परिवर्तन को छोड़कर किसी अन्य घटक में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है तो इसे पूर्ति में परिवर्तन कहा जाता है। ग्राफ की भाषा में इसे हम वक्र में बदलाव या बदलना कहते हैं। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं वक्र की तरफ। अच्छा, वक्र के पहले जरा घटक भी देख लीजिए। घटक वैसे मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, क्या घटक 9 है टोटल। एक को कांस्टेंट कर दीजिए, बाकी आपके साथ चलेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या क्या घटक लिख के रखे मैंने। अन्य घटकों की कीमत में परिवर्तन, उत्पादन के साधनों की कीमत में परिवर्तन, टेक्नोलॉजी की अवस्था में परिवर्तन, करारोपण की नीति में परिवर्तन, फर्म के उद्देश्यों में परिवर्तन, फर्म की संख्या में परिवर्तन, भविष्य में कीमत में परिवर्तन की आशा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये घटक एक साथ नहीं होंगे, इनमें भी 1 बाय 1 देखेंगे। जब हम इस घटक की बात कर रहे होते हैं तो बाकी सारे घटक ऑटोमेटिकली कांस्टेंट माने जाएंगे, है ना, अपरिवर्तित माने जाएंगे। ये एक मान्यता है, ठीक है जी। तो एक घटक को एट अ टाइम देखेंगे, लेकिन इन 8 घटकों में परिवर्तन आए तो उसका परिणाम एक ही होना है ना। लेकिन वस्तु की कीमत में परिवर्तन आएगा तो परिणाम क्या था कि सर एक्सपांशन, मतलब कि पूर्ति का विस्तार होगा या पूर्ति में संकुचन होगा। और यहां पे क्या होगा, इन 8 के कारण एक ही बात होगा, या तो पूर्ति में बढ़ोतरी होगी या पूर्ति में कमी होगी, है ना। और उसके कारण क्या होता था, पूर्ति वक्र में उतार चढ़ाव होता था। यहां पे पूर्ति वक्र क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा, बदल जाएगा। जब किसी वस्तु की पूर्ति में अपनी स्वयं की कीमत में परिवर्तन के अलावा किसी अन्य कारण से वृद्धि हो जाती है तो इसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। दूसरे शब्दों में पूर्ति में वृद्धि 2 दशाओं में हो सकती है। कीमत वही हो किंतु पूर्ति बढ़ जाए, या कीमत गिर जाने पर भी पूर्ति वही रहती है। उदाहरण तथा रेखाचित्र की सहायता से इसको हम स्पष्टीकरण समझ सकते हैं। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा, क्या बोल रहा हूं। जब मैं पूर्ति कर्व देख रहा था, उसमें जब मैं उतार चढ़ाव देख रहा था तो एक ही कर्व के ऊपर खेल रहा था, एक ही कर्व ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन यहां पर देखो, कीमत अभी भी 10 रुपए है। ओरिजिनल पॉइंट क्या था, 100 क्वांटिटी बेच रहा था। कीमत अभी भी 100 रुपए है, लेकिन अब कितनी क्वांटिटी बेच रहा हूं मैं, 150 क्वांटिटी बेच रहा हूं। तो देखो मेरा सप्लाई कर्व पुराना कहां था, ये था। अभी नया सप्लाई कर्व मुझे कहां मिल गया, S1 यहां पे मिल गया मुझे, यहां पे मिल गया मुझे। बात समझ में आई। कीमत अभी भी 10 रुपए है, कीमत पहले 10 रुपए थी, 100 सप्लाई थी, अभी भी कीमत 10 रुपए है, लेकिन अभी सप्लाई कितनी हो गई है, 150। बात समझ में आई। कीमत कांस्टेंट है, इसलिए पूर्ति वक्र में क्या हुआ, खिसकाव हुआ, नया पूर्ति वक्र मिला। और ये खिसकाव किधर की तरफ गया, दाईं ओर गया। और दाईं ओर खिसकाव को क्या बोलते हैं हम, पूर्ति में वृद्धि। दाईं ओर खिसकाव को क्या बोलते हैं, पूर्ति में वृद्धि हो गई। क्या बात समझ में आई, जल्दी बोलो यस और नो। बात समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बात बताओ कि बात समझ में आ गई। तो पूर्ति में वृद्धि, देखो कीमत अभी भी 10 है। जब मैं पूर्ति में विस्तार की बात करता हूं तो कीमत बदल जाती है, लेकिन पूर्ति में वृद्धि में कीमत नहीं बदलती। बाकी घटकों के कारण हो सकता है ना भैया, कि सरकार ने टैक्स कम कर दिया तो एग्जिस्टिंग में मेरा मार्जिन बढ़ गया, कीमत नहीं बढ़ी तो मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा। फिर भी सप्लाई 100 से 150 हो जाती है। यहाँ पूर्ति की मात्रा 100 इकाइयों से बढ़कर 150 हो जाती है, किंतु कीमत वही है। पूर्ति की वृद्धि का उदाहरण है। ऐसी दशा में पूर्ति वक्र बदल जाएगी, जैसा कि निम्न रेखाचित्र से स्पष्ट है। यहाँ पूर्ति 100 इकाइयों से 150 इकाइयां हो जाती है, किंतु कीमत वही 10 रुपए है। ऐसी दशा में पूर्ति वक्र SS से बदलकर S1 हो जाएगी। बात ठीक है जी, कर्व वही है, दाईं ओर खिसकाव है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, पूर्ति में वृद्धि। और पूर्ति का विस्तार कीमत के कारण होता है, स्वयं की कीमत के कारण होता है। पूर्ति में कमी इसका अपोजिट बन जाएगा। पहले कर्व को समझेंगे हम। देखो भैया, देखो भैया क्या था। अब ओरिजिनल पॉइंट क्या बनाता हूं मैं, इसको बनाता हूं। ओरिजिनल पॉइंट क्या मेरा ये वाला है कि 10 रुपए कीमत पे 100 क्वांटिटी में सप्लाई कर रहा हूं। तो मेरे पास कर्व क्या आ रहा है, SS कर्व आ रहा है। लेकिन जैसे ही मतलब किसी अन्य कारण से कीमत अभी भी 10 रुपए है, लेकिन मेरी क्या हो गई, 70 रुपए आपूर्ति हो गई, तो मेरा बाईं ओर खिसकाव मिल गया। और बाईं ओर खिसकाव क्या बोल रहा हूं मैं, पूर्ति में कमी। और क्यों हो गई कमी, अन्य किसी कारण, सिर्फ कीमत अकेला कारण तो नहीं है ना। पूर्ति के निर्धारक तत्व, पूर्ति की निर्धारक तत्व में 9 है। पूर्ति के अलावा, पूर्ति की कीमत के अलावा, सॉरी वस्तु की कीमत के अलावा 8 है। उनमें किसी कारण से मेरी वस्तु की मात्रा, वस्तु की जो पूर्ति है वो कम हो गई।
तो क्या हो गया, पूर्ति में कमी। चलिए जी, पूर्ति में कमी हुई तब मानी जाएगी जब किसी वस्तु की पूर्ति में गिरावट वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत में परिवर्तन के अलावा अन्य किसी घटक के कारण हो जाए। यह कभी दो दशाओं में हो सकती है, कीमत में वही रहे और पूर्ति में कमी हो जाए, कीमत बढ़ जाने पर भी पूर्ति वही रहे। उदाहरण तथा रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण हमने देख लिया है। अब इसका उदाहरण जरा टेबल से भी समझ लेंगे। कीमत अभी भी 10 है, पहले भी 10 थी, 100 क्वांटिटी थी, अभी सप्लाई 70 हो गई। यहाँ कीमत वही है, फिर भी पूर्ति भी मात्रा 100 से घटकर 70 इकाइयां हो गई है, अतः इसे पूर्ति में कमी कहा जाएगा। ऐसी दशा में पूर्ति वक्र बदल जाएगी, जैसा कि निम्नांकित रेखा चित्र में दर्शाया गया है। क्या रेखा चित्र है हमारे पास, अभी हमने देखा था, यह रहा रेखा चित्र। बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। क्या यहां तक बात क्लियर हो जाती है? यदि यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो बात को समझिएगा, इसको जरा कंक्लूड कर लीजिएगा। कैसे कंक्लूड करेंगे? देखो, एक बहुत सुंदर सा चार्ट बना सकते हैं। तो सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, पूर्ति के निर्धारक घटक या निर्धारक तत्व, और इनको ना दो भागों में वर्गीकृत कर लीजिए। पहला भाग क्या है, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत में परिवर्तन, वस्तु की कीमत में परिवर्तन। और दूसरा क्या हो जाएगा, स्वयं की कीमत के अलावा अन्य घटकों में परिवर्तन। तो क्या होगा, ये यहां पे होगा पूर्ति वक्र में उतार चढ़ाव। ठीक है जी। अब ये उतार चढ़ाव कैसा हो सकता है, अगर ये चढ़ाव है, चढ़ाव मतलब ऊपर की ओर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पूर्ति में विस्तार। और यदि ये उतार है नीचे की ओर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पूर्ति में संकुचन। क्या बोलेंगे हम, पूर्ति में संकुचन। वहीं पे यहां पे क्या होगा, पूर्ति वक्र में खिसकाव। यहां पे क्या होगा, पूर्ति वक्र में खिसकाव। ठीक बात है जी। और ये खिसकाव किधर की तरफ हो सकता है, खिसकाव दाईं ओर है, खिसकाव यदि दाईं ओर है तो इसको हम बोलेंगे पूर्ति में वृद्धि। और यदि खिसकाव बाईं ओर है तो हमको क्या बोलेंगे, पूर्ति में कमी बोलेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे आप चाहिए तो ना एक रेखा चित्र भी बना लो सबका। तो ये मेरा ओरिजिनल बिंदु है और ये मुझे नया बिंदु प्राप्त हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें ये मेरा सप्लाई कर्व है और ये मेरा ओरिजिनल बिंदु है और ये मुझे नया बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक है जी। इधर वृद्धि हो रही है, ये मेरा ओरिजिनल पॉइंट है और ये मुझे नया मिल गया। यहाँ पर ये मेरा ओरिजिनल है और ये मुझे नया मिल गया। बात समझ में आ गई, ये कर्व भी बन गए। तो कंक्लूड क्या करना है इस डायग्राम से, इस माइंड मैप से, इस डायग्राम से क्या कंक्लूड करना है। यदि आपसे किसी ने पूछ लिया पूर्ति का विस्तार मतलब सर वस्तु की स्वयं की कीमत के कारण, स्वयं की कीमत बढ़ जाने के कारण वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, उसे हम पूर्ति का विस्तार कहते हैं। वहीं पे पूर्ति की वृद्धि, अगर आपने किसी ने पूछ लिया पूर्ति की वृद्धि का मतलब यह है कि सर किसी
वस्तु की स्वयं की कीमत के अलावा अन्य घटकों में बदलाव के फलस्वरूप यदि किसी वस्तु की मांग पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो उसको पूर्ति की वृद्धि कहते हैं। इसके अनुसार आप संकुचन और पूर्ति में कमी को भी एक्सप्लेन कर लीजिए। इससे अच्छा डायग्राम नहीं हो सकता इस चैप्टर को कंक्लूड करने के लिए। क्या बात समझ में आ जाती है? समझ में आ जाती, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल एज इट इज। ठीक बात है जी। चलो अब मैं आपको लेके आता हूं इनमें डिफरेंस, इसलिए मैंने आपको पहले कंसेप्चुअली क्लियर कर दिया, तो अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आने चाहिए हमें। तो पहला डिफरेंस हम क्या कर रहे हैं, पूर्ति वक्र में उतार चढ़ाव तथा पूर्ति वक्र में बदलने में क्या अंतर है। तो पहला अर्थ, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रत्युत्तर में वस्तु की पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होना, अन्य घटक अपरिवर्तित रहना। यहां पे क्या बोल रहे हैं, रीजन क्या है, यहां पे कारण क्या है, वस्तु की, यहां पे रीजन क्या है, वस्तु की कीमत। ठीक है जी। यहां पे वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन अन्य घटक में परिवर्तन के कारण होना, अपनी स्वयं की कीमत में परिवर्तन को छोड़कर। तो क्या है, पूर्ति वक्र का बदल जाना। पूर्ति वक्र में प्रभाव, उतार चढ़ाव अर्थात पूर्ति वक्र का ऊपर की ओर जाना या नीचे की ओर जाना अर्थात पूर्ति वक्र में विस्तार या संकुचन होना। पूर्ति वक्र में वृद्धि की दशा में दाईं तरफ, पूर्ति वक्र में कमी की दशा में बाईं तरफ पूर्ति वक्र में बदल जाना, है ना। यहाँ पे शिफ्ट होता है और यहाँ पे मूवमेंट होता है। कारण, वस्तु की कीमत में उतार चढ़ाव के कारण ऐसा होता है और अन्य घटकों में परिवर्तन के कारण ये स्थिति निर्मित होती है। तो ये तीन डिफरेंस यहाँ पे हमारे हो जाते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंस पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन तथा पूर्ति में परिवर्तन में अंतर। अब ये भी वही बात है, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन से मतलब क्या है हमारा, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। मतलब कि जो पूर्ति वक्र है उसमें हम उतार चढ़ाव जो है उसका जो दूसरा नाम है, अन्य नाम से जिसका हम बोला सकते हैं, वो है पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। अब सिर्फ ये नामांकन जो डिफरेंस है, दोनों में पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पे क्या बोलते हैं, पूर्ति में परिवर्तन। सिर्फ रीजन यहाँ पे क्या है, वस्तु की कीमत, यहाँ पे रीजन क्या है, वस्तु की कीमत के अलावा अन्य कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है जी। तो अर्थ, जब पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के प्रत्युत्तर में हो तो अन्य घटक अपरिवर्तित रहें, ऐसी स्थिति कहते हैं। जब पूर्ति में परिवर्तन स्वयं की वस्तु की कीमत में परिवर्तन को छोड़कर अन्य घटकों में परिवर्तन कारण हो तो पूर्ति में परिवर्तन कहलाता है। पूर्ति वक्र प्रभाव, उसी पूर्ति वक्र में उतार चढ़ाव मतलब पूर्ति का विस्तार और संकोचन देखने को मिलता है। उस पूर्ति वक्र की दाईं ओर पूर्ति वक्र वृद्धि की दशा में, बाईं ओर पूर्ति में कमी की दशा में अन्य पूर्ति वक्र में बदल जाना, नया पूर्ति वक्र जो हमें वहां पे प्राप्त होगा। कारण, वस्तु की कीमत में उतार चढ़ाव के कारण पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन है, अन्य घटकों में परिवर्तन के कारण भी परिवर्तन है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो ये मैंने दोनों टेबल जानबूझ के यहाँ पे रखी थी जिससे कि आपको डिफरेंस दोनों में बराबर है, क्योंकि ये इसका नया नाम है। क्या, पूर्ति वक्र में उतार चढ़ाव, उसका दूसरा नाम पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, और पूर्ति वक्र बदल जाना मतलब कि पूर्ति में परिवर्तन। सिर्फ नामांकित जो डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है जी। चलो अब हमारे पास डिफरेंस आता है पूर्ति के विस्तार तथा पूर्ति की वृद्धि में। अर्थ, पूर्ति का विस्तार, अरे ऐसे ही बता दो, पढ़ के इतना आ गया होगा। पूर्ति का विस्तार कब होता है सर? पूर्ति का विस्तार स्वयं की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में वृद्धि को हम पूर्ति का विस्तार कहते हैं। यहाँ पे अन्य घटकों में कारण पूर्ति की मात्रा में वृद्धि को पूर्ति की वृद्धि कहते हैं। तालिका, ये तालिका बना दी, 20 से 24 हो गई तो 100 से 150 हो गई। कीमत 20 की 20 है लेकिन फिर भी मात्रा 100 से 150 हो जाती है। इसके बाद हम यही चल रहा है अभी, पूर्ति वक्र पर प्रभाव, उसी पूर्ति वक्र पर ऊपर चला जाता है और ये दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। कारण, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण घटकों में कारण में कोई भी इसके कारण वृद्धि हो रही, उत्पत्ति के साधनों की कीमत घट जाने पर, कर में कमी हो जाने पर, टेक्नोलॉजी में सुधार आदि हो जाने पर उसी कीमत पर वस्तु की मात्रा, वस्तु की आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अब आता है पूर्ति के संकुचन तथा पूर्ति में। तो संकुचन कब होगा? जब वस्तु की कीमत उसके फलस्वरूप वस्तु की पूर्ति की मात्रा कम हो जाती है तो संकुचन है। वहीं पे वस्तु की कीमत के अलावा अन्य किसी कारण से पूर्ति की मात्रा में कमी हो जाती है, उसको पूर्ति की कमी कहते हैं। ठीक है जी। उदाहरण 24 से 20 हो गई तो 150 से 100 हो गई, 24 की 24 है लेकिन फिर भी हमारी 150 हो जाती है। उसके बाद क्या है हमारे पास? पूर्ति वक्र पर प्रभाव, तो उसी पूर्ति वक्र पर ये नीचे की ओर जाएगा और ये बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। कारण, वस्तु की कीमत में गिरावट और अन्य घटकों के कारण जैसे उत्पत्ति के साधनों की कीमतों में वृद्धि, करों में वृद्धि, टेक्नोलॉजी का पिछड़ापन आदि के कारण वस्तु की कीमत समान रहने पर भी वस्तु की आपूर्ति कम हो जाती है, उसको हम
पूर्ति में कमी कहते हैं। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको सभी विषय पर विषयवार वीडियोस उपलब्ध करवाता है, इसलिए अपने दोस्तों से, मित्रों से, भाइयों से, बहनों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह कीजिएगा। और ये देखिए टॉप कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन क्या है। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है, स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएसई, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के लिए भी हमारे वीडियोस उपलब्ध होते हैं। मेरे साथ पूरे वीडियोस में बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।